Assalamu alaikum everyone. I'm really sorry. We got delayed today because of some technical issues. So let's start. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जज़ाकल्लाह खैर सबका आने का, तशरीफ़ आवरी का और इंतज़ार करने का भी. आई एम सॉरी कि हम लेट शुरू कर रहे हैं बाय 10 मिनट्स. तो लेट मी क्विकली शेयर द स्लाइड्स. लेट मी क्विकली शेयर द स्क्रीन. सबको आवाज़ क्लियर आ रही है और सबको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? अगर कुछ एक दो लोग कंफर्म कर दें. जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र आ रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. वालेकुम अस्सलाम. अच्छा जी, सो आज हम इंशाल्लाह 5वां मॉड्यूल कर रहे हैं इस इन्फिनिट पेरेंटिंग वर्कशॉप का. तो मैं रीकैप से शुरू करता हूँ प्रीवियस मॉड्यूल्स के. तो हमने पहला मॉड्यूल किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक पेरेंटिंग फ्रेमवर्क होता क्या है, और फिर हमने थोड़ी-सी जो यूनिकनेस है इस पेरेंटिंग फ्रेमवर्क की और इसके नाम की और इसके अंदर जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है उसको कनेक्ट किया था विद पेरेंटिंग. दूसरे मॉड्यूल के अंदर हमने अपनी ज़िंदगियों के बिगेस्ट व्हाय के ऊपर डिस्कशन की थी, इससे पहले कि हम पेरेंटिंग के व्हाय के ऊपर जाते, कि हम क्यों पेरेंटिंग हमें सीखनी चाहिए, क्यों हमें समझनी चाहिए और हम पेरेंटिंग करते क्यों हैं, टू गिव अस सम बिगर रीज़न फॉर डूइंग इट. तीसरे मॉड्यूल में फिर हमने अपनी लिमिट्स समझी थी कि क्या चीज़ हमारे इख्तियार में है और क्या चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है, कहाँ पे हमारी जो है एक लिहाज से बस हो जाती है, हमारी पेरेंटिंग की बस हो जाती है. और इसी तरीके से हमने थोड़ा-सा अपर लिमिट्स भी डिस्कस की थी और लोअर लिमिट्स भी डिस्कस की थी कि किन चीज़ों के ऊपर हमें पेरेंटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो बच्चों को प्लीज़ करने के लिए हो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, जहाँ पे क्या-क्या इश्यूज़ हैं. तो लोअर और अपर लिमिट्स दोनों डिस्कस की. चौथे मॉड्यूल के अंदर हमने एक बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की होम्स के ऊपर के एक होम एज़ अ रेस्क्यूअर. तो वो एक एक्रोनिम था रेस्क्यूअर का, जिसको हमने डिस्कस किया कि क्या-क्या चीज़ें घर के अंदर कैसे होनी चाहिए, ताकि हमारी जो पेरेंटिंग की रिक्वायरमेंट है, जो हमारा बच्चों के साथ बार-बार एक एक उनको डाँटना है, उनको मना करना है चीज़ों से, वो कम से कम होता जाए और हम एक ऐसा स्ट्रक्चर इन प्लेस कर दें कि चीज़ें जो हैं वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर ठीक सिमत में जाएँ और जाने लगें. तो ये हमारे 4 मॉड्यूल हो गए. और जैसा कि अब आप देख सकते हैं हमारे अब इसमें 2 लास्ट पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो तकरीबन 4 मॉड्यूल्स का है. तो अभी हम सेकंड लास्ट पॉइंट पे हैं और ये एक इंशाल्लाह आज के मॉड्यूल में हम इसको ख़त्म करेंगे, व्हिच इज़ हू टू वर्क ऑन. ठीक है? तो इस पे वैसे हम क्विज़ भी कर सकते थे. तो आपका क्या ख़्याल है आज हम पेरेंटिंग के इस फ्रेमवर्क में जब हम डिस्कस करेंगे हू टू वर्क ऑन कि किसके ऊपर काम होना है, तो आपके ज़हनों में वैसे क्या जवाब है? कोई अगर कहना चाहे कुछ इस पे? अपने ऊपर. बिल्कुल सही बताया जी, अपने ऊपर. तो अभी मैं आने से पहले अपने छोटे बेटे से पूछ रहा था, तो उसने मुझे कहा कि ऑफ़ कोर्स ये तो अम, बच्चों के ऊपर काम होगा. तो एक लिहाज से मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि ही इज़ रेडी फॉर इट, कि उसको चेंज किया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए. लेकिन फिर मुझे उसको बताना पड़ा कि नहीं, असल में बच्चों के ऊपर नहीं होगा, बल्कि पेरेंट्स के ऊपर खुद ही होगा. और फिर उसकी जो है ना, फिर उसको खुशी हुई कि ऐसा है. अच्छा जी, तो हैविंग सेड दैट, अब हम आज की जो हाइलाइट है वो फिर से एक एक्रोनिम है. और आज का जो हाइलाइट है वो ये है कि जब हम कहते हैं वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, तो फिर व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. सो हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रिलेशनशिप्स पे. सो बेसिकली दिस होल मॉड्यूल इज अबाउट व्हाट रिलेशनशिप्स वी नीड टू वर्क ऑन. ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, सब कुछ, कौन कौन से रिलेशनशिप्स है, मैं इसकी तरफ आता हूँ. लेकिन इससे पहले ये समझ लें कि आई कॉल इट द रिलेशनशिप याहू. सो द रिलेशनशिप याहू, हर वर्ड, हर लेटर, याहू में जो भी लेटर है उसका यहाँ पे एक एक वर्ड बन रहा है. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ यू विद योरसेल्फ. We are talking about the relationship of you with Allah subhanahu wa ta'ala. We are talking about your relationship with the habitat or the nature in which you are living. किसी का माइक ऑन है, अगर ऑफ कर दें प्लीज. We are talking about the relationship of you with ours, हमारे जो अपने हैं, अपनों के साथ.
और फिर उसके बाद अदर्स, औरों के साथ। तो ये जो 5 रिलेशनशिप्स हैं, ये 5 डायमेंशंस हैं रिलेशनशिप्स की, इनको हमारी इंशाल्लाह आज कोशिश है एक-एक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करें और ये डिस्कस करें कि इससे मुराद हमारी क्या है ना? क्या रिलेशनशिप, अपने साथ रिलेशनशिप क्या होता है, अल्लाह के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, नेचर के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, औरों के साथ, अपनों के साथ, ये सारी चीज़ें हमारा डिस्कस करना मकसद है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊँ, आपने एक चीज़ नहीं भूलनी कंटिन्यूअसली, और वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉर्मिंग रिलेशनशिप फॉर पेरेंटिंग। ठीक है? तो मतलब ये कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर रहना चाहिए कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है? दैट्स द कॉन्टेक्स्ट व्हिच वी आर ट्राइंग टू डिस्कस दिस। इसको अच्छा, आई एम सॉरी जी, कोई यहाँ पे उसका मसला आ रहा है माइक का। किसी का माइक ऑन है, अगर खुद से ऑफ कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हुँ? कोमल सलीम का माइक ऑन है, बाय मिस्टेक ऑफ हो गई जी, ज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अब तो हमें कंटिन्यूअसली ज़हन में रखना है कि इसका कॉन्टेक्स्ट इस सारी डिस्कशन का पेरेंटिंग है। ऑफ कोर्स हम अब अगर अपने साथ और औरों के साथ और अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजबूत करेंगे तो उसका हमारी पूरी ज़िंदगी के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है? लेकिन ऑफ कोर्स हमारा इस वक़्त ये कॉन्टेक्स्ट है। तो इन ऑर्डर टू हाइलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1-2 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। तो सबसे पहली एग्ज़ाम्पल जो है, वो एक सवाल की सूरत में है, जो कि पूछा जा सकता है, और वो ये कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के जो मैनरिज़्म था, जो इख़लाक़ था, जो लोगों के साथ रिलेशनशिप था, जैसा वो था, और हमें पता है कमाल था, ठीक है? बेस्ट था, ठीक है? तो अगर वो ऐसा ना होता तो क्या होता? मतलब इस वक़्त क्या सिचुएशन होती? तो अगर आप देखें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक लिहाज़ से इस सवाल को कुरान में रेज़ भी करते हैं और उसका कुछ जवाब भी देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इट वाज़ थैंक्स टू अल्लाहज़ मर्सी दैट यू वर जेंटल टू देम। मैं अभी इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी कर दूँगा, जो मुझे समझ में आती है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं, हैड यू बीन रफ़, हार्ड हार्टेड, they would surely have scattered away from you. So pardon them, forgiveness, and pray for their forgiveness. तुम भी उनको माफ करो और उनकी माफी के लिए दुआ भी करो। तो अब पहली बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये है कि हमें इससे क्या समझ में आती है, हमें इससे ये समझ में आती है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत के अंदर, इस्लाम को फैलाने के अंदर जो कामयाबी थी, उसकी एक वजह वो बता रहे हैं कि बिकॉज़ यू वर जेंटल टू देम, यानी आपका एक मिजाज अच्छा था, आपका टेम्परामेंट अच्छा था, आपकी बोलचाल अच्छी थी, आपके रिलेशनशिप्स उन लोगों के साथ अच्छे थे। अब इसको अगर मैं फर्दर हाइलाइट करूं, तो हमें सीरा से ये बात पता चलती है कि अगर आप जो इनिशियल मुसलमान जो लोग हुए, पहले पहले जो मुसलमान हुए लोग, ठीक है, आप उसमें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, आप उसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं, आप उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह का, और इस किस्म के जो बिल्कुल शुरू के मुसलमान हैं, तो आपको कहीं पे सीरा में इन लोगों के साथ कोई डिस्कशंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र नहीं आएँगी। आपको ये नज़र नहीं आएगा कि कोई इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर बहस हो रही है और उनको कन्विंस करने की कोशिश जारी है, ये आपको नहीं नज़र आएगा। बल्कि आपको ये पता लगेगा कि ये वो लोग हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी से, उनके रिलेशनशिप से, उनके इखलाक से, उनके बिहेवियर से इतने मुतासिर थे और इतने कनेक्टेड थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, एंड दे वर सो कन्विंस्ड कि ये शख्स जो है ये सच्चा है, ये इसके अंदर ये खसूसियात हैं, कभी चांस कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि झूठ बोले। तो कि उन लोगों के लिए जो ये मैसेज जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो इट वाज़ लाइक सेकंड नेचर, कि उन्होंने उसको फौरन एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर लब्बैक बोला और वो मुसलमान हो गए, उन्होंने कलमा पढ़ा। तीसरी एग्जांपल जो मैं देना चाहूँगा, वो मैं मुसलमानों की देना चाहूँगा। हमें जनरली पता है कि इस्लाम के फैलने में जहाँ पे जिहाद का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, वहाँ पे हमें पता है कि बहुत सी जगहों के ऊपर बगैर जिहाद के, बगैर तलवार के, इवन मुसलमानों के अगेन इखलाक की वजह से और मुसलमानों को देखकर बहुत सी जगह पे इस्लाम फैला। तो साउथ इंडिया की अक्सर मिसाल ली जाती है कि वहाँ पे जब मुसलमान ट्रेडर्स गए, तो साउथ इंडिया के अंदर वहाँ के लोगों ने जब हमारी डीलिंग देखी बिज़नेस के अंदर, मिसाल के तौर पे 2 चीज़ों को बहुत हाइलाइट किया जाता है। एक इस चीज़ को कि मुसलमान जब डील करते थे, तो वो अपनी जो माल होता था, उसकी ख़ामियाँ बयान करने लग जाते थे।
So it was so unbelievable for the South Indians. I think हिंदू थे उस टाइम पे वो, तो उनके लिए इतनी अनबिलीवेबल बात होती थी कि वो हैरान होकर पूछते थे कि आप ये क्यों बता रहे हैं, मतलब वो सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अपने माल की खराबियां बताए। तो वो कहते थे कि जी ये तो हमारा हमारा दीन ने हमें बताया हुआ है, वी हैव टू डू दिस, ये हमारा बिजनेस एथिक्स है, ठीक है, ये हमारी बिजनेस की नॉर्म्स है। तो वो लोग इन चीजों को देख कर उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू किया और वो इतने इंप्रेस हुए कि यानी कि सो इट वाज ऑल, ये सब बिहेवियर था और ये सब एक एग्जाम्प्लिफिकेशन थी अच्छे कॉन्डक्ट की, ठीक है। यानी एक मुसलमान को जो है वो एक मुसलमान जो है वो पहचाना जाना चाहिए असल में अपनी अपने किरदार से, अपने, अगेन यही जो चीज जिसको हम आज इंशाल्लाह टैकल करेंगे कि उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं इन 5 जहतों, इन 5 डायमेंशंस के अंदर, इससे जो है ना एक मुसलमान पहचाना जाना चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये मुसलमान है। और लोगों को इवन एक लेवल की हैरत भी होनी चाहिए कि यार ये क्यों इतना असूली है, ये क्यों इतना एथिकल है, ये क्यों इस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी रखी हुई है और हम ट्राई करते हैं कि मुझे मेंटी में लास्ट टाइम भी कुछ प्रॉब्लम आया था, लेकिन इंशाल्लाह आज जो है ना मैं इसको डायरेक्टली रन करने की कोशिश कर रहा हूँ वेबसाइट से। तो अगर आप लोग प्लीज़ menti.com खोल लें प्लीज़, और उसके अंदर ये नंबर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, अगर ये इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि ये 8226, बल्कि आप लोग जब चले जाएंगे वहां तो फिर मैं बता देता हूँ, 8226 और 3974, 8226 3974 दबा के सबमिट कर दें तो आपके पास यहाँ पे एक सवाल आ जाएगा और वो सवाल होगा, हाउ विल इंप्रूविंग योर रिलेशनशिप्स इंप्रूव योर पेरेंटिंग जर्नी। तो अभी तो हमने जो डिस्कस किया, हमने ये बताया कि जी आप एक बड़े अच्छे इंसान के तौर पे गिने जाएंगे, लोग आपसे जनरली मुतासिर होंगे, ठीक है। और हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ली कि कैसे इस्लाम की दावत के लिए ये बहुत रेलेवेंट था। लेकिन अभी मैं जरा सा अब मुख्तलिफ सवाल पूछ रहा हूँ, मैं नेक्स्ट लेवल की तरफ आ रहा हूँ और वो चीज हमारे आज का फोकस है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हैं तो ये कैसे होगा कि आपकी पेरेंटिंग की जर्नी भी इंप्रूव हो जाए। सो वर यू पीपल एबल टू सबमिट द आंसर? अच्छा, तो अच्छा यहाँ पे आने लग गए जी, हमारे पास आंसर्स आने लगे हैं, इक्का दुक्का भी आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं, नो व्हाई एंड व्हाट टू डू, फिर उसके बाद मोर कॉन्फिडेंट एज अ पेरेंट, श्योर व्हाट डूइंग, सो ये वही हो गया कि यू वुड नो, हैप्पी पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। रोल मॉडल अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन, इजी पाथ, गुड पर्सन, ठीक है। और अगर ये भी 5-6 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया जी, डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, ओनरशिप होगी, ठीक है, तो आप अपने बच्चों को और अपने और रिश्तों को ओन करने लगेंगे। अच्छा, मैं बहुत बहुत स्पेसिफिक अभी भी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये एक्सप्लेन हो जाए कि आपकी पेरेंटिंग स्पेसिफिकली कैसे बेहतर होगी। मैंने कहा ना बहुत से फायदे होंगे, लेकिन आपकी स्पेसिफिकली पेरेंटिंग कैसे बेहतर होगी, या क्या चीज, क्या तब्दीली आपके अंदर आएगी जिससे आपकी पेरेंटिंग बेहतर हो रही है। सो यहाँ पे सेट एज एन एग्जाम्पल या सेट एन एग्जाम्पल हो गया जो कि वो रोल मॉडल की तरफ जा रहा है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बात लिखी हुई। माइक किसी का ऑन हो गया है और जवाब अभी हमारे पास मजीद फ्लो इन कर रहे हैं, तो मैं थोड़े से और भी चाहूंगा कि आ जाएं, 10 तक आ गए। ये कैमरा भी जी किसी का ऑन हो गया, अगर कैमरे को ऑफ कर सके प्लीज। अच्छा, तो हमारे पास तकरीबन 12 लोगों के जवाब आए और मुख्तलिफ चीज़ें आई। तो रोल मॉडल इसमें एक सबसे बड़ा है, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, इसलिए कि ये मेरा भी एक पॉइंट है जो अभी आगे आएगा। हैप्पीनेस का एक पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर की बात आ रही है, ठीक है। स्ट्रांग बॉन्डिंग का एक आया है जी, बिल्कुल सही। कॉन्फिडेंस इन ईच अदर, सो ईच अदर से मुराद मेरे ख्याल में यहाँ पे स्पाउसेस, पेरेंट्स की बात हो रही है, तो सही। चलें, 32 रिस्पॉन्सेज आए हैं, जजाकल्लाह खैर। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू कि मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, सो इन माय ओपिनियन व्हाट विल हैपन इज कि द फर्स्ट थिंग व्हिच विल हैपन इज कि जिस इंसान के रिलेशनशिप्स सॉर्टेड आउट हैं, दैट पर्सन वुड बी अ हैप्पियर पर्सन। एंड व्हेन आई से हैप्पियर पर्सन, आई मीन हैप्पीनेस इन द ट्रू सेंस। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो मैंने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा काफ़ी डिटेल में हैप्पीनेस के बारे में, जिसमें कि मैंने ये जो एक
एक 2 नंबर सा इंडेक्स बनाया हुआ है, हैप्पीनेस इंडेक्स, जिस पे कि पिछले 6 साल से कंटिन्यूअसली फिनलैंड टॉप पे होता है। उसको मैंने काफ़ी चैलेंज किया, उसको काफ़ी डायसेक्ट किया है, उसके अंदर देखा है कि असल में हैप्पीनेस क्या है और इस्लाम के मुताबिक हैप्पीनेस क्या है, और क्यों वो मुल्क जो कि 6 बार दुनिया का सबसे हैप्पी मुल्क आ रहा है, ठीक है? दुनिया का सबसे, यानी हैप्पीनेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हैप्पी लोग हैं। तो वहाँ पे क्यों खुदकशियों का रेट भी तकरीबन टॉप 10 में है, 8वें नंबर पे है। डिप्रेशन का रेट भी जो है ना वो टॉप 10 में है, वो भी उसमें भी 8वें नंबर पे है। तो हाउ डू वी रिकंसाइल दीज़ थिंग्स? वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया, तो आप विल बी ट्रूली अ हैप्पी पर्सन। दूसरी चीज़, आपका मिज़ाज इम्प्रूव होगा, आपका मिज़ाज बेहतर होगा, सो आपका टेम्परामेंट इम्प्रूव होगा, और आपका टेम्परामेंट इम्प्रूव होना आपकी पेरेंटिंग जर्नी के लिए इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यू कैन नॉट पेरेंट विद अ बैड टेम्परामेंट। आप खराब गंदे मिजाज के साथ नहीं पेरेंटिंग कर सकते। इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, और यू सेट द रॉन्ग एग्जाम्पल, जिसकी यहाँ पे बात आई। तीसरी जो चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग, वो ये है, जो कि अभी आगे चल के देखेंगे कि ये कैसे होगा, कि आप हेल्दियर होंगे, और हेल्दियर होने के नतीजे में आप ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। और मैं एनर्जेटिक के हवाले से एग्जाम में बात आती है, वो ये कि हर शख्स को इस वक्त जो ये अटेंड कर रहा होगा आज की वर्कशॉप, हर शख्स को अगर ये ऑफर की जाए कि आपको कुछ थोड़ी सी मेहनत के बदले में एक नई गाड़ी दी जाती है, आपको नई गाड़ी दी जाएगी, तो पीपल वुड बी रेडी टू टेक दैट। ठीक है? और वो क्यों? क्योंकि हम सब नई गाड़ी के फवायद से वाकिफ हैं। हम कहेंगे जी उसको वर्कशॉप नहीं ले जाना पड़ेगा, वो कम खर्च होगी, वो खराब नहीं होगी, वो रिलायबल होगी, उसकी परफॉर्मेंस अदरवाइज भी बेहतर होगी, वगैरह वगैरह, उसकी लुक्स बेहतर होंगी, ये सारी चीजें हम जाना कहेंगे। लेकिन कम लोग हैं जिनको ये समझ में आती है, या ये रियलाइजेशन है कि अगर हम थोड़ी सी मेहनत अपने आप पे फिजिकली करें, तो हमें बड़े सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। सो हमारी बॉडीज जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल हो जाएंगी हमारे लिए हमारा सेल्फ इमेज इंप्रूव होगा, हम ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, कम फ्यूल के ऊपर, कम खुराक के ऊपर ज़्यादा काम कर सकेंगे, कम नींद के ऊपर ज़्यादा काम कर सकेंगे, थिंग्स लाइक दैट। सो व्हाई इज इट के हम ये कंपैरिजन नहीं करते हैं कि अपनी बॉडी को रिन्यू किया जा सकता है, अपना मॉडल नया किया जा सकता है। तो ये एनर्जेटिक वाली बात। फिर इसी तरीके से हमारे रिलेशनशिप जहां बहुत मैटर करते हैं, बिलखसूस बच्चों के साथ, फिर स्पाउस के साथ, फिर अपने सिबलिंग्स के साथ, मैं बताऊंगा ये क्यों मैटर करता है, और फिर इन लॉज के साथ, वो तो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्यों मैटर करता है। तो ये सारे रिलेशनशिप्स बेहतरीन होते जाएंगे। फिर इसी तरीके से, ये तो कुछ अपने हो गए, आपके जनरली रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे। सो इफ यू आर अ पर्सन जो कि जब गाड़ी चलाता है तो बहुत तंग हो रहा होता है, और उसको लग रहा होता है कि ये राइट लेफ्ट सारे जो है ना या मेरे दुश्मन हैं, या ये कोई एक अजीब सी कोई गेम खेल रहे हैं बार बार मेरा रास्ता काटने की, और उसकी वजह से ही इज कंटिन्यूसली एंग्री, तो ये चीज़ भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो आपका रवैया अपने कस्टमर्स के साथ, अपने कुलीग्स के साथ बेहतर होगा। इसी तरीके से, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत एक जवाब दिया और वो रोल मॉडल का था, मुख्तलिफ अल्फाज में, तो यू विल बिकम द राइट रोल मॉडल। रोल मॉडल तो आप हैं अपने बच्चे के लिए, तो आपका बच्चा जो है वो आपको कॉपी करता है। लेकिन मसला ये है कि अभी आपका बच्चा आपको कॉपी कर रहा है, जैसे आपके, तो अगर आपका अपनी बॉडी के साथ, अपने साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो वो भी एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। हम अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे व्हाट दैट मींस। अगर आपका अपने सर्वेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, आपके घर में हेल्पर्स हैं और उनके साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं है, अगर आपका अपने वेटर्स के साथ अच्छा रिलेशन नहीं, आपका बेटा, आपकी बेटी एग्जैक्टली वही अल्फाज, वही एटीट्यूड अडॉप्ट करेगा जो कि आपका है। ठीक है? तो मतलब ये है कि यू विल बिकम द राइट रोल मॉडल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से अगर आपका अपनी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आपका बच्चा जो है वो डबल, एक, उसके लिए आपके स्पाउस के साथ, यानी अगर आप उसकी वालदा है या उसके वालिद की बात हम करें, तो उसके लिए उनके साथ रिलेशनशिप बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज ही विल हैव दोज नेगेटिव फीलिंग्स। और फिर आगे चल के आफ्टर अराउंड 15-20 ईयर्स, जब वो खुद इस बंधन में बंधेगा शादी के, तो उसको अपने स्पाउस के साथ भी रिश्ता या रिलेशनशिप बनाने में डिफिकल्टी आएगी। सो इट्स वेरी, यानी ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो कि हम आज कर रहे हैं। सेकंड लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि इस तरीके से आप, एक तो आप बचपन में अपने बच्चों के फेवरेट पर्सन होते हैं, मैंने आज एक पोस्ट लिखी थी, आप अपने बच्चों के हीरो होते हैं, लेकिन आप फिर से उसके फेवरेट पर्सन बन सकेंगे, या आप उसके फेवरेट पर्सन रहेंगे आफ्टर दैट, क्योंकि जिन चीज़ों को वो बचपन में, तो वो एक लिहाज से मजबूरन चेरिश करता है, अल्लाह सुब्हाना ताला ने बनाया ऐसा है कि हर बच्चे को अपने माँ बाप हीरो लगते हैं।
लेकिन उसके बाद फिर ही वुड बी डूइंग इट फॉर द राइट रीजंस एंड वो फिर उसको सोच समझ के आप उसको उसके फेवरेट पर्सन लगेंगे। और अगर मतलब इंशाल्लाह जब ये हो जाएगा तो फिर आपके लिए पेरेंटिंग बहुत ही आसान हो जाएगी, इसलिए कि आपको पता है इंसान अपने फेवरेट पर्सन की तरह बनना चाहता है और अपने फेवरेट पर्सन की बात मानना चाहता है। तो मतलब ये है कि आपको फिर वो जो आप कहते हैं ना जी बच्चा बात नहीं सुनता, ये नहीं करता, दैट विल बिकम वेरी इजी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द एबिलिटी आप में आ जाएगी, द एबिलिटी टू ट्रस्ट एवरीवन टू बी अ सेंट। मैंने ये शायद पहले एक बार एक्सप्लेन किया था कि इससे मेरी क्या मुराद है। तो सेंट एक एक्रोनिम है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारा एक एक डिफॉल्ट ये होना चाहिए कि हम लोगों को एक मुजरमाना नजर से ना देखें कि ये बुरा है, ये मुजरम है। हम बदगुमानी ना करें, ठीक है। हम लोगों से नेगेटिव की उम्मीद ना रखें, बल्कि हम लोगों को पॉजिटिव या न्यूट्रल देखें, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रल देखना है या पॉजिटिव देखना है, उसके लिए एक्रोनिम सेंट का आप याद रखें कि भाई हर कोई, आप हर एक को सेंट समझें जब तक कि वो अदरवाइज प्रूव ना कर दे। तो सेंट से यहाँ मुराद ये है कि आप उसकी सिंसियरिटी पे शक ना करें, ठीक है, उसके इखलास के ऊपर, उसकी एबिलिटीज के ऊपर शक ना करें, चाहे वो अभी की एबिलिटीज हैं जो उसके अंदर हैं, या विद रिगार्ड्स टू फ्यूचर के तुम ये कभी सीख ही नहीं सकते, ठीक है। तो जिसको हम पोटेंशियल भी कहते हैं, तो फ्यूचर एबिलिटीज। तो सिंसियरिटी पे नहीं, एबिलिटीज पे नहीं, फिर उसकी नीयत पे शक ना करें कि तुमने ये इसलिए ऐसा किया, भाई गलती से हो गया होगा, जरूरी नहीं है कि किसी कोई वजह ही हो उसके पीछे। और फिर उसके आप नेचर पे शक ना करें कि तुम्हारी तो फितरत ही बुरी है, तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो पैदाइशी ऐसे हो, जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर बड़ा कॉमन है। तो और फिर अगर आप ये सब कर रहे हैं तो दैट मीन्स ट्रस्ट। सो यू विल बी एबल टू ट्रस्ट अदर्स, यू विल बी एबल टू ट्रस्ट योर ओन, योर चिल्ड्रन, योर स्पाउस वगैरह। तो ये चंद चीजें हैं जो कि आज इंशाल्लाह जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इफ वी गेट दिस राइट, इसके नतीजे में इंशाल्लाह होने जा रही है। So let's start. And the first relationship while working on yourself is the relationship of you with yourself. तो ये याहू का पहला वाई जो है वो yourself है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ सवाल आते हैं जहन में, क्योंकि मुझे पर्सनली सबसे मुश्किल जो समझने में हुई खुद अपनी पेरेंटिंग जर्नी में या अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी में, वो ये रिलेशनशिप विद माई सेल्फ था। और मैं अभी भी समझता हूँ कि आई एम नॉट रियली देयर कि मैं इस पे किसी को लेक्चर दूं या किसी को भाषण दूं, लेकिन ये एक शेयरिंग है। तो मेरे ख्याल में हमें ना एक सवाल अपने आप से पूछना चाहिए कि डू वी लाइक आवरसेल्व्स, डू वी रियली लाइक आवरसेल्व्स। अब हर इंसान के अंदर एक खास किस्म की खुद पसंदी होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो ये है कि हाउ इजी वुड इट बी फॉर यू टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। अब आप सारे सोचेंगे कि यार ये तो कोई मसला नहीं है, सबको घर से भेज देता हूँ, बच्चे भी गए, बेगम भी गई, पेरेंट्स भी गए, मैं घर पे अकेला हूँ और अब मैं जो चाहे करूँ। नहीं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि आप अपने साथ अकेले अगर हों, यानी आपके पास कोई डिवाइस नहीं है, आपके पास कोई किताब नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो हाउ लॉन्ग फॉर इंस्टेंस कैन यू सस्टेन दैट। आप पे सोचने पे पाबंदी नहीं है, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट इज रिक्वायर्ड। कि आप बैठें और आप सोचें, आप अपने बारे में सोचें, आप औरों के बारे में सोचें, आप अल्लाह के बारे में सोचें, आप नेचर के बारे में सोचें, आप आखिरत के बारे में सोचें, आप हिस्ट्री के बारे में सोचें, ठीक है। तो लेकिन आप सोचें, और इसमें हमारा फोकस ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा यही है कि जब इंसान अकेला होगा, मौका आएगा, तो वो फिर अपने बारे में सोचता है, इसलिए कि औरों के बारे में तो आप औरों के साथ बैठ के भी सोच सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री को तो आप ज्यादा अच्छा हिस्ट्री की किताब पढ़ते हुए डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप जब अपने साथ होंगे, तो मेरा सवाल ये है कि हम सबको अपने अंदर जरा झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि इज इट इजी टुडे फॉर today's man or today's woman to spend time alone with themselves or not। तो अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कुछ लोग अगर इसका जवाब देना चाहें तो क्या कहेंगे? आसान है जैन साहब, आसान है? मुश्किल है, जनरली एक मुश्किल काम है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ऑनलाइन हमारे साथी क्या कहते हैं जी, मुश्किल है आसान है ये? क्योंकि हम इस इस चीज का इलाज हम आज देना चाह रहे हैं कि अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो व्हाट नीड्स टू बी डन, ताकि ये आपको मुश्किल ना लगे, ठीक है। अच्छा जी। अम, तो अब अपने साथ रिलेशन की भी 3 डायमेंशंस हैं, ठीक है। और वो डायमेंशंस क्या हैं, इसको भी जरा सा समझ लें। तो पहली डायमेंशन ये है कि आपका अपना रिलेशनशिप अपने माइंड के साथ, ठीक है, एक है। दूसरी, आपका रिलेशनशिप अपने बॉडी के साथ।
और तीसरी है आपका रिलेशनशिप अपनी रूह के साथ, ठीक है? और अगर आप सोचें तो इन तीनों चीज़ों की मैं अगर ज़रा-सा एक वो नेगेटिव भी साथ बात करूँ तो इन तीनों चीज़ों की अलग-अलग बीमारियाँ हैं ना, तो ज़हन की अलग बीमारियाँ हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ और जिसकी वजह से साइकियाट्रिक इश्यूज़ और जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी व्हिच इज़ ऑल वेरी कॉमन। तो अगर इफ वी गेट दैट रिलेशनशिप राइट, द चांसेस ऑफ दोज़ इश्यूज़ विल इंशाल्लाह रिड्यूस सिग्निफिकेंटली। वो बहुत कम हो जाएगा कि आपको वो मसाइल होने का चांस। फिर उसके बाद आपका रिलेशनशिप अपनी बॉडी के साथ, तो हमें पता है बॉडी की भी बहुत सारी बीमारी हैं और जो मोस्ट कॉमन बीमारी हैं, वो कोई बहुत जेनेटिक नहीं है, वो कोई बहुत वो नहीं है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, ठीक है? हार्ट का इश्यू बहुत कॉमन है और इन दोनों चीज़ों का ताल्लुक जो है, बड़ा क्लियरली आपकी ईटिंग हैबिट्स के साथ है, आपकी एक्सरसाइज़ करने या ना करने की हैबिट्स के साथ है। तो ये सब, तो बॉडी की बीमारी और फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि रूह की क्या बीमारी है, तो शायद रूह की बीमारियाँ तो सबसे ज़्यादा और सबसे खतरनाक हैं। तो ये जो हमारे अंदर आजकल ग्रीड, ये रूह की बीमारी है, जेलसी ये रूह की बीमारी है, नाशुक्री ये रूह की बीमारी है। तो ये कुछ रूह की, तो मतलब बेसिकली इफ वी गेट आवर रिलेशनशिप विद आवरसेल्व्स करेक्ट, तो ये हम इन तीनों किस्म की बीमारियों से हमारी मुकम्मल जान छूट सकती है। अब हम आते हैं, तो पहला रिलेशनशिप हमारा अपने माइंड के साथ, तो उससे क्या मुराद है? तो देखें, उससे एक बहुत बड़ी लफ्ज़ है ना, वो एटीट्यूड है। तो हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, एटीट्यूड इज़ अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। मेंटल कंस्ट्रक्ट से मुराद ये है कि आपका एटीट्यूड आपकी सोच पे डिपेंड करता है। आपके आप हाउ यू व्यू थिंग्स, कैसे दिमाग में बैठी हुई है, इस पे डिपेंड करता है। आपने क्या ज़ाविया लगाया, आपने क्या अदसा लगाया हुआ है, क्या क्या कहते हैं ग्लास, क्या आपने ग्लास आपका लगा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेंस, एग्ज़ैक्टली, जज़ाकल्लाह खैर फॉर द वर्ड लेंस। तो ये अदसा आपने क्या लगाया, ये लेंस आपने क्या लगाया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आप, and that's a mental construct. You can change your lens. You can be the person who views things positively. ठीक है? तो यहां पे मैंने इसीलिए फिर आगे पॉजिटिविटी का जिक्र किया। तो एक एक चीज हो गई कि आपका ओवरऑल एटीट्यूड, मे बी अगले दो लफ्ज उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक चीज जो मैं यहां बहुत जरूरी समझता हूं, अगेन इसी इसी मेंटल उसमें, वो ये है कि आप एज अ पर्सन कितने इंप्रेस होते हैं, हाउ मच आर यू इन ऑ ऑफ अदर्स, and what are those others or what are those things you are in awe of, and how much do you like to impress others, यानी आप कितने इंप्रेस हो रहे हैं और आप कितना इंप्रेस करना चाह रहे हैं। जनरली ये दोनों चीजें अच्छी नहीं है, अनलेस दे आर फॉर द वेरी राइट रीजंस। खास तौर पे औरों से इंप्रेस होना राइट रीजंस के लिए हो तो बहुत अच्छी बात है, और राइट रीजन हमें पता है राइट रीजंस क्या है। असल बात है कि रॉन्ग रीजंस क्या है, और हम देखें कि आज के हम रॉन्ग रीजंस के लिए लोगों से इंप्रेस हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों के पैसे से, लोगों की आई डोंट नो गुड लक से, जिसको आप समझ रहे हैं कि जी ये गुड लक है, हालांकि वो तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अगर आप किसी की खूबसूरती से, किसी के ग्रेड से, किसी ब्रांड से, किसी गाड़ी से, किसी की नौकरी से, किसी की पोजीशन से, किसी के ओहदे से, ठीक है, आप अगर इन सारी चीजों से इंप्रेस हो रहे हैं, तो फिर आप इंप्रेस करना भी चाह रहे होंगे, और फिर आप वो बंदा बनना चाहेंगे जो कि अपने ओहदे से, अपनी गाड़ी से, अपने पैसे से, इन चीजों से दूसरे को इंप्रेस कर सके। एंड दैट्स वेरी, अगेन इट्स विशियस सर्कल, बड़ा ही डेंजरस है। सोसाइटी में ऐसे लोगों की तादाद जब बढ़ जाती है, तो सोसाइटी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, और हमारे इस डाउनफॉल की एक वजह ये भी है। तो हमें इस चीज को खत्म करना है। इट्स अ मेंटल थिंग। हम चीजों से इंप्रेस ना हो, हम लोगों से गलत रीजंस की वजह से इंप्रेस ना हो, और ना हम लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करें। हम अपनी अपना अपना अच्छा अपना लेंस ऐसे चेंज करें कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ना हो, हम इन चीज़ों का ज़िक्र भी ना करें, ठीक है? तो हम ज़ाहिर हम जिस चीज़ से इंप्रेस होते हैं, फिर हम उसका ज़िक्र करते हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं। उसी चीज़ के ऊपर हमारे मुँह से निकलता है वॉव! उसी चीज़ के लिए हमारे मुँह से निकलता है माशाअल्लाह, ठीक है? तो वो क्या चीज़ें हैं जिनके लिए इवन माशाअल्लाह का लफ्ज़ निकल रहा है, हो सकता है किसी चीज़ के लिए निकल रहा हो जहाँ नहीं निकलना चाहिए, जहाँ नहीं इस बनता, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ वी आल्सो ट्रांसफर वैल्यूज़ टू आवर चिल्ड्रन, ठीक है? क्योंकि हम उन चीज़ों को वैल्यू कर रहे हैं। और पॉजिटिविटी एक जनरल टर्म है, तो पॉजिटिविटी के लिए इंशाल्लाह मैं इस लेक्चर के बाद अपनी एक छोटी-सी वीडियो है, आई थिंक मे बी 8-9 मिनट्स की वीडियो है, वो शेयर करूँगा, तो इससे मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। फिर दूसरी चीज़ आ गई, दूसरा रिलेशनशिप हमारा रिलेशनशिप अपनी बॉडी के साथ। इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग 3 चीज़ें, एक तो बड़ी क्लियर के हमारे अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख़्याल रखना, ठीक है? जिसका हमने थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया है, ये बहुत ज़रूरी है। एंड दिस इज़ आल्सो बिकमिंग अ लॉस्ट आर्ट।
तो सो पीपल आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ, वेदर इट इज, हमने वो ड्रेस की बात की, सो वेदर इट इज देयर डाइट, वेदर इट इज देयर रूटीन, वेदर इट इज एक्सरसाइज, वेदर इट इज सनशाइन, वेदर इट स्लीप, वही ड्रेस बार बार आता है, लेकिन आपने अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना है और ड्रेस के जरिए आप रख सकते हैं उसका। फिर उसके बाद सेकंड चीज जो है ना इसमें सेल्फ केयर आ रही है, तो वो ये है कि आपने अपने आप को इनफ टाइम देना है रिलैक्सेशन के लिए, आपने अपने आप की हाइजीन का ख्याल रखना, ठीक है। हमने अपने बच्चों को भी ये चीज सिखानी है, अगेन वी आर देयर रोल मॉडल्स, तो अगर हमारा रिलेशनशिप अपने हाइजीन के साथ, हम हाइजीन नहीं ख्याल रखेंगे तो हम उनको भी नहीं करा सकेंगे और वो भी नहीं करेंगे और वो भी ऐसे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बनेंगे जो कि कोई कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। तीसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो कि एक जरा नया कॉन्सेप्ट बन गया है और लेकिन बहुत उसके रिपरकशंस सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा हैं, और वो बॉडी इमेज का कॉन्सेप्ट है। सो पीपल टुडे अनफॉर्चुनेटली हैव दिस न्यू नोशन ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी विद देयर बॉडी। तो व्हाटएवर दे लुक, उनको लगता है जी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माज़अल्लाह कोई गलती हो गई, ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे गलत बना दिया, मुझे तो ऐसे, मेरी नाक ऐसे होनी चाहिए थी, मेरी आंखें ऐसे होनी चाहिए, भौहें ऐसी होनी चाहिए थी, बाल ऐसे होने चाहिए थे, मैं इस रंग का होना चाहिए, मेरे बाल इस रंग के होने चाहिए थे, मेरा ये साइज, व्हाटएवर। सो ये जो बॉडी इमेज वाला सारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट है। तो वी हैव टू फिक्स दीज थिंग्स। और अगेन आपका आपकी बॉडी के साथ एक रिलेशनशिप है, द वे यू व्यू योर बॉडी इज योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी, और इसके अंदर बॉडी इमेज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरी चीज आ गई जो मे भी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो जब आपके आपके साथ रिलेशनशिप की बात होती है तो ये ज्यादा डिस्कस भी होती है, तो वो है आपका और आपकी रूह के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। एक चीज यहाँ पे जो समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिस तरीके से फिजिकल बॉडी जो है टाइम के साथ कचरा निकालती है, गंद निकालती है, हर चीज, हर जानदार, हर फिजिकल जानदार विद पासिंग टाइम, क्योंकि वो किसी चीज पे जिंदा है तो उसकी कोई इनपुट है, तो उससे कुछ आउटपुट भी हो रहा है, कुछ खारिज भी हो रहा है, और उस जो चीज खारिज हो रही है उसकी सफाई जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से जो रूह है ना, ये भी टाइम के साथ कचरा प्रोड्यूस करती है, अगर आप इसका ख्याल ना रखें, अगर आप इसकी सफाई ना करें। वो कचरा क्या है? वो कचरा, ये सारी जो चीजें, ये जो बैड फीलिंग्स हैं, बैड थॉट्स हैं जो हमें आती हैं, ठीक है, तो ये वो कचरा है जो कि टाइम के साथ प्रोड्यूस होता है। तो ये किसी भी लेवल का हो सकता है, किसी को हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की एग्जिस्टेंस के ऊपर शक शुबात, शकूक व शुबात हो रहे हैं, ये वो रूह का आप कह लें कि एट ईज ना होना है, दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, ठीक है। इसी तरीके से आपको लोग ना अच्छे लगें, आपको सोसाइटी से नफरत हो रही है, आपको अपनों से हो रही है, औरों से हो रही है, अपने आप से नफरत हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म की चीजें हो सकती हैं, और इसी तरीके से आपको दुनिया की मोहब्बत बहुत ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई है, अब आपसे आखिरत का डर निकलता जा रहा है, और अब आप जो है ना दुनिया के पीछे इतना भाग रहे हैं कि आपसे जो मुहर्रमात हैं, जो फ़राइज़ हैं, वो आपसे मिक्स अप हो गए हैं। अब आपको नहीं याद रहता कि अच्छा जी मुझे इस चीज़ का ख़्याल रखना है, ये तो हराम है, मुझे इस चीज़ का ख़्याल रखना है और करनी है, ये तो फ़र्ज़ है, तो आपसे जाते जा रहे हैं। तो ये कुछ, तो ये आपकी अपने अपनी रूह के साथ रिलेशनशिप की जो है ना स्टार्टिंग है। और इस सारे कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी डिस्कस किया है, तज़किया नफ्स और क्या है? तज़किया नफ्स यही चीज़ है, अपने नफ्स की जो आप सफाई करते हैं। मारफ़त नफ्स क्या है? यही है कि आप पहचानें कि जी मैं किस चीज़ पे खुश हो रहा हूँ, मैं क्यों खुश हो रहा हूँ, मैं किस चीज़ पे खफ़ा हूँ, मेरे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये चीज़, जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो फिर आपके अंदर एक कंटेंटमेंट आएगी। तो आपके पास जो होगा, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे ज़्यादा हो, आप उसके ऊपर राज़ी हो जाएँगे। और जो शख़्स अल्लाह सुब्हानहू तआला से राज़ी नहीं है, वो किसी से राज़ी नहीं हो सकता। जो इस पे राज़ी नहीं है कि जो उसको मिल गया, वो नहीं फिर राज़ी, उसको राज़ी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि एक स्टेट ऑफ माइंड है कि आप कंटीन्यूअसली आप जो है ना नाराज़ हैं, नहीं मुझे और मिलना चाहिए था, आई डिज़र्व मोर। इसी तरीके से जब आपकी रूह, आपका रिलेशनशिप अपनी रूह के साथ सेटल होगा, तब आप लोगों को फॉरगिव करने के काबिल होंगे। और मैं किसकी बात करूँ? मैं ऐसे बंदे की बात कर रहा हूँ फॉरगिव करने की, जिसने वाक़ई आपके साथ कुछ बुरा किया है, ठीक है? और बुरे में सिर्फ़ ये नहीं आता कि जी आपसे कोई 5-10 लाख रुपए लेके भाग गया है, और उसको नहीं, जिसने वाक़ई आपको कोई नुकसान पहुँचाया, आपकी ज़िंदगी के 5, 10, 20, 25 साल खराब किए, उसको माफ़ करने के काबिल आप तब जब होंगे, तो तब आप कह सकते हैं कि मेरा और मेरी रूह का रिलेशनशिप सेटल है। और इसी तरीके से आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड आएगा, एक शुक्र की एक चीज़ आ जाएगी आपके अंदर। तो ये इसका पहला रिलेशनशिप, यानी अगेन हम हू टू वर्क ऑन की डिस्कशन में योरसेल्फ, और हम इसमें 5 डायमेंशंस डिस्कस करें। तो पहली डायमेंशन कवर हुई, वो है रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अच्छा, ये जो ऑर्डर है, ये बाय चांस नहीं है, ये जानबूझ के सोच के, तो
आपका रिलेशनशिप अपने साथ पहले सॉर्ट आउट होता है और उसके बाद फिर आप अपना अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ रिलेशनशिप सॉर्ट आउट करते हैं। सो इफ यू आर नॉट रियली सेटल्ड विद योरसेल्फ, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ भी अपना रिलेशनशिप बनाना बहुत मुश्किल सी चीज है, ठीक है। इवन पीपल वुड नॉट वांट टू go into the discussion of the existence of Allah subhanahu wa ta'ala unless they are settled with themselves. तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ज्यादातर एथिस्ट जिनके साथ मैंने बात की है, जिनको मैं मिला हूं और जो मैंने लोगों से सुना भी है, दे हैव इश्यूज विद देमसेल्व्स। उनके इश्यूज है अपने साथ, ठीक है। और उस इश्यूज की वजह से वो एक रैशनल डिस्कशन में एंगेज ही नहीं होते अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो उनका प्रॉब्लम अल्लाह के साथ बाद में, अपने साथ पहले है, ठीक है। तो उनका प्रॉब्लम अपने साथ होने की वजह से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की डिस्कशन नहीं जाते, उसको इरैशनली डिस्कस करते हैं, फिर बहाने लेके आते हैं ये बताने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी एक फ्लॉड आर्ग्यूमेंट लाते हैं और कभी दूसरा फ्लॉड आर्ग्यूमेंट लाते हैं। जिस इन चीजों को भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने अगले मॉड्यूल में, अकीदा वाले मॉड्यूल, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। अब अल्लाह के साथ रिलेशनशिप, तो इसी क्लास में, इसी अलफला मंजिल के अंदर हमने सीखा था QC1 के अंदर कि आपकी कोई भी चीज़ जो है ना, वो शुरू होनी चाहिए तावुज़ से, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। और आपकी, अगर आपका कुरान का पढ़ना जो कि एक इतना दीनी काम है, अगर आप उसको शुरू करते वक़्त शैतान से पनाह चाहते हैं और अल्लाह की पनाह में आते हैं, यानी अल्लाह की पनाह में आना, दिस शुड बी अ फिजिकल कॉन्सेप्ट फॉर यू एंड फॉर योर चिल्ड्रन, कि मैं अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं। मेरे इर्द गिर्द अब एक बबल है, मेरे इर्द गिर्द अब एक दीवार है, एक इनविजिबल दीवार है जिसके मैंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया। दिस मींस यू हैव अ रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दिस मींस कि आपने वाकई ईमान और कन्विक्शन के साथ तावुज़ पढ़ा। और इसी तरीके से बिस्मिल्लाह से शुरू करना, तो मतलब अल्लाह के नाम से हर चीज शुरू करना। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है। फिर उसके बाद जो चीज जरूरी है वो ये कि हम सिर्फ कहें ना कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम सिर्फ कहें ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जिस्ट करता है, बल्कि हमें इस चीज का इल्म हो, हमें इस चीज का नॉलेज होना, ठीक है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इल्म लाओ इस बात का। तो इसका इल्म होना मींस कि अब आप इसकी वाकई शहादत दे सकते हैं, अब आप वाकई इसकी गवाही दे सकते हैं। सो यू नीड टू एस्टैब्लिश दिस। तो फिर इसी तरीके से हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला को जब वाकई में जान गए, नॉलेज की बेस पे, इंटेलेक्ट की बेस पे, जो कि हमारी अगले उसका है, जिसमें हम अगले में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा, अकीदा की जब बात आएगी, तो फिर हमें इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो पावर्स हैं और अल्लाह ताला के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनको भी इसी तरीके से सिर्फ कहने की हद तक मानना नहीं है, लिप सर्विस नहीं करनी, बल्कि उनके ऊपर पक्का ईमान होना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो भी प्रॉपर्टी है, और वो मतलब वो कोई हमारे लिए, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ऊपर की एट्रीब्यूट्स हैं, हमें उनके अंदर पक्का पक्का ईमान और यकीन होना चाहिए। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि लोग, क्योंकि ये अभी थ्योरी थी ना, ये सब थोड़ी बातें थी, अब एक प्रैक्टिकल चीज आ रही है। मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ प्रैक्टिकली रिलेशनशिप, अगेन आई से प्रैक्टिकली रिलेशनशिप, थ्योरी में नहीं, बातचीत में नहीं, मानने ना मानने की बात होगी, लेकिन प्रैक्टिकली मेरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ एक रिलेशनशिप है, और वो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो क्राइटेरिया फॉर एक्शन दिया है, क्राइटेरिया के लिए क्या लफ्ज होगा उर्दू में? मयार। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमल के लिए जो मयार दिया है, वो क्या है? वो हलाल और हराम है। वो सिंपली ये है कि जी कुछ चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम की हैं, कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर फर्ज की हैं, और इसके बीच में कुछ मंदूबात हैं, मकरूहात हैं और कुछ मुबाहात हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो क्राइटेरिया फॉर एक्शन दिया है कि मैंने बता दी कुछ चीजें हलाल हराम, ये क्राइटेरिया मैं अपनी जिंदगी के अंदर लाता हूं या नहीं लाता, दिस इज द कनेक्शन प्रैक्टिकली। बाकी तो सब, अगर मैं बहुत कहूं जी मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत पसंद है, मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला में बहुत यकीन रखता हूं, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शंस, तो मैं सूद में भी इन्वॉल्व हूं, मैं अल्कोहल में भी इन्वॉल्व हूं, मैं फ्री मिक्सिंग में भी इन्वॉल्व हूं, मैं और किस्म के भी, मैं झूठ भी सारा दिन बोलता हूं। इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्राइटेरिया फॉर एक्शन मैंने नहीं लिया, मेरा रिलेशनशिप प्रैक्टिकल लेवल पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ नॉन एग्जिस्टेंट है। आई हैव टू रीबिल्ड दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन ये सारी बातें बड़ी डेंस हैं और हम इनको बहुत खोल के भी बयान कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमने और आज मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा अपने टाइम को भी वो करेंगे, एक तो 10 मिनट लेट भी शुरू किया, लेकिन आई ट्राई टू बी एज ब्रीफ एज पॉसिबल। फिर उसके बाद अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ रिलेशनशिप में, और वो है वी नीड टू नो, नॉट जस्ट बिलीव, अगेन वी नीड टू नो दैट अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल मोर देन इट कैन कैरी।
यानी यहाँ पे मैंने ये आयत लिखी हुई है बाद बिस्मिल्लाह, या ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं बर्डन करते, नहीं बोझ डालते किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी रूह के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर, इससे ज्यादा कि वो उसे उठा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई शख्स मसले में होता है, जब भी कोई शख्स तकलीफ में होता है, जब भी कोई शख्स इम्तिहान में होता है, और खास तौर पे जब वो ऐसे इम्तिहान में होता है, जैसे अभी भाई ने बात भी की, कोई डिप्रेशन रिलेटेड इम्तिहान है, एंग्जाइटी रिलेटेड इम्तिहान है, कोई रिलेशनशिप रिलेटेड इम्तिहान है, ठीक है? तो इंसान को क्या लगने लगता है? इंसान को ये लगने लगता है कि या अल्लाह, मेरे ऊपर आप जो है ना कोई और बोझ डाल देते, मेरी टांग टूट जाती, मेरा एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन ये जो आपने बोझ डाला है, ये मैं उठाने के काबिल नहीं। और उसको शैतान ये वसवसा दिलाने लगता है, वरगलाता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने नाउज़ुबिल्लाह ज़्यादती की है तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जो है ना, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी चीज़ डाल दी जिसको तुम नहीं, और उसके नतीजे में फिर लोग हार मान जाते हैं। कुछ लोग अनफॉर्च्युनेटली इतने डेस्परेट हो जाते हैं इस सोच के अंदर कि वो अपनी जान ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे बस की बात नहीं, आई हैव टू गिव अप, आई हैव टू क्विट नाउ। हालाँकि अगर अल्लाह ना करे, वो बोझ इतना बढ़ जाए कि आपको लग रहा है कि मैं अब इसको नहीं उठा सकता, तो जब आप उसको वाक़ई नहीं उठा सकेंगे, तो आपकी साँस खत्म हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको उठा लेंगे। इसका मतलब है कि अब आप नहीं मज़ीद कर सकते। तो दिस इज़ गोइंग टू हैपन, ना कि आप ये डिसीज़न खुद से ले लें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मॉडर्न इंसान भूल गया, मॉडर्न मुसलमान भूल गए, और वो हमारा रिलेशनशिप विद अल्लाह के, जिस ज़ात अल्लाह की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़ात कभी भी मुझे उससे ज्यादा बोझ नहीं देगी जो कि मैं उठा ना सकूं। तो जो भी मुझे उसने बोझ दिया है वो मेरे लिए मैनेजेबल है, ठीक है? और जब ये हो जाएगा, तो फिर हम सीखेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करना। और अगेन जो अल्लाह का शुक्र, जो लोगों, और फिर लोगों का भी शुक्र अदा करना, क्योंकि लोगों का शुक्र जो है वो सबूत है इस बात का कि हम अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे रिलाय करना, अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखेंगे। फिर हमें वाक़ई ये यकीन आएगा कि दिस अल्लाह सुब्हानहू तआला, जिस ज़ात को मैं मान रहा हूँ, ठीक है? जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ, जो वाहिद ज़ात है इबादत के लायक, ये जो है ना तवक्कुल करने के भी लायक है। वरना हमें लगेगा कि नहीं, मैं मुझे खुद ही करना है, मुझे ही सँभालना है, क्योंकि अल्लाह ने तो मुझ पे बोझ भी ज़्यादा डाल दी है, नाउज़ुबिल्लाह, जितने मेरी इस्तिताअत थी, तो अब मुझे अपनी फ़िक्र भी खुद करनी है। और ये जब होगा, तो फिर हमारा एक लव डेवलप होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। फिर हमें ना वो वाला लेवल आएगा जब हम खुशी से इबादत कर रहे हैं, खुशी से उसकी बात मान रहे हैं, जब हम खुशी से उसके फैसले तस्लीम कर रहे हैं, और जब अल्लाह हम पे इम्तिहान डाल रहा है और हमें फ़ील हो रहा है कि अच्छा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे साथ अब एंगेज्ड है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे साथ डायलॉग में एंगेज्ड है, ये एक नई चीज़ भेजी है, ये मेरा टेस्ट है, इंशाल्लाह मैं इस टेस्ट में कामयाब होऊँगा, तो अल्लाह ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा रखा हुआ है, ठीक है? फ़ौज़ुल अज़ीम रखा हुआ है। तो और फिर हमें सीखना होगा, इस सब से गुज़रने के लिए हमें अल्लाह से माँगना सीखना होगा, हमें दुआ करना सीखना होगा। एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि सबसे पहले मैं, कि मुझे तो दुआ माँगनी भी नहीं आती। मुझे तो अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के माँगने का तरीका भी नहीं आता। मुझे तो माँगते हुए जो है वो आँसू भी नहीं निकलते। तो हमें ये चीज़ सीखनी होगी, ठीक है? कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो दिस मीन्स वी हैव अ रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी हैव टू रिकनेक्ट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये हो गया, और इसको मैं पीछे भी बताना भूल गया, जो पीछे हम चीज़ कर रहे थे, ब्रॉडली स्पीकिंग लफ्ज़ इख़्लाक़ियात का इस्तेमाल होता है इस्लाम के अंदर आपका अपने साथ रिलेशनशिप के लिए, तो वे इख़्लाक़ियात के अंडर ज़ुमरे में आते हैं। इट्स अ बिट मोर देन दैट, लेकिन ये कि एक बड़ी टर्म अगर आप याद रखना चाहते हैं, वो इख़्लाक़ियात है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये इबादत है। तो मतलब ये है कि ये भी अगेन हमने तो बहुत ब्रॉडली डिस्कस किया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ आपका रिश्ता इन व्हाटएवर यू डू, ये इबादत है, ठीक है? अच्छा जी, फिर उसके बाद तीसरा जो है रिलेशनशिप हमने कहा, वो आपके आपके हैबिटेट के साथ। तो देखें, हम इसमें भी बड़े पीछे हैं आज। तो हमारा अपने, और मैं भी बताऊँगा ये, कि हमारा अपने अपने इर्द-गिर्द नेचर के साथ जो रिलेशनशिप है वो खत्म होता जा रहा है। सो वी प्रेफर टू लिव इन आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स एंड बी इन एन आर्टिफिशियल ह्यूमन क्रिएटेड एनवायरनमेंट। और नेचर का जो एनवायरनमेंट है, वो बड़े कम लोग हैं जिनको अब अच्छा लगता है आज के ज़माने में, और उनकी तादाद कम होती जा रही है। सो इफ़ यू जस्ट लाइक मी आर समवन जो कि वो दुबई के स्काई स्क्रेपर्स में होना ज़्यादा पसंद करता है, और बजाय इसके कि वो कहीं पहाड़ों के करीब हो, ठीक है? और फितरत के, नेचर के करीब हो, कहीं कहीं समुंदर के करीब हो, कहीं रिवर्स के करीब हो, खेतों में हो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम, और इसको हमें फिक्स करना है। और ये अगेन हमारी पेरेंटिंग के लिए भी इश्यू बनेगा, और हम इसको फिक्स जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा। सो ये एक डिस्कशन क्लोज टू नेचर होने की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे भाई हैं
हमारे इधर इस्लामाबाद के अंदर भी मैं रिसेंटली मिला जो कि इस पे काम कर रहे हैं कि वो जो है ना नेचुरल लिविंग की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने जगह ली हुई है, वो बाहर करके आउटस्कर्ट्स में इस्लामाबाद के या ज़्यादा दूर इस्लामाबाद से 50-100 किलोमीटर दूर जगह लेके और वहाँ पे जो है ना नेचर के करीब नेचुरल स्टाइल में लिविंग और इस पे वो वापस जा रहे हैं। हमने होम्स में भी थोड़ी-सी इस पे बात की थी अपने 4th मॉड्यूल में, तो उसको भी मैं यहाँ कनेक्ट। अब देखें, जिसका नेचर के साथ रिलेशनशिप बन गया, अब उसके लिए नेचर की एक वैल्यू है ना, तो वो नेचर को प्रिजर्व करना चाहेगा। तो उसका दिल दुखेगा जब कहीं पे भी नेचर ब्लीड कर रही हो। सो वन इंस्टेंस ऑफ नेचर ब्लीडिंग विच वी विटनेस एवरी डे इज कुछ चीज का जाया होना, पानी का जाया होना। ठीक है, तो आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, यहाँ पे मैंने कोट यहाँ पे लिखी भी हुई है कि इसराफ क्या है। रसूल से पूछा गया कि ये एक्स्ट्रा वेगन्स क्या है, तो रसूल ने कहा कि एक्स्ट्रा वेगन्स ये है कि कोई और, बल्कि उन्होंने फिर आगे पूछा कि क्या वजू करने में भी हो सकता है। अब आप सोचें, बहुत ही इंपॉर्टेंट दीनी फरीजा वजू करना, तो वजू करने में क्या इसराफ हो सकता है? हम कहेंगे नहीं जी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि जी हाँ, हो सकता है, इवन अगर आप दरिया के किनारे, फ्लोइंग वाटर के किनारे बैठे हैं। अब थोड़ा सा सोचने की जरूरत है कि पानी आ रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ जा रहा है। हमारे हिसाब से तो बस ये ज़ाया है ना। अगर इस पानी में मैं ज़रा ज़्यादा निकाल के इस्तेमाल कर लूँ, तो क्या हो जाएगा? बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायद 2/3 लीटर के अंदर वज़ू करते थे। मेरे पास कितनी एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ जो उस ज़माने के यार्डस्टिक्स थे, तो उसके जो मेट्रिक्स थे, उसके मुताबिक किसी ने शायद ये कैलकुलेशन की। लेस देन अ लीटर, जस्ट इमेजिन, लेस देन अ लीटर। हमारा जो आजकल सिस्टम, हम नलका खोलते हैं, तो उसके अंदर तो पता ही नहीं लगता कितनी जल्दी जो है ना लीटर के लीटर खर्च हो जाते हैं। तो एनी हाउ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बता रहे हैं कि जी अगर फ्लोइंग वाटर है और आप एक इंतहाई इंपॉर्टेंट फरीजा भी अदा कर रहे हैं, तो फिर आप जो है ना इसमें भी अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप इसराफ कर रहे हैं। नाउ जस्ट इमेजिन ऑल दोस कार्स व्हिच आर बीइंग वॉश्ड इन आवर होम्स अराउंड अस, जिसमें बंदा पाइप पकड़ के खड़ा है, उस पाइप पकड़ के खड़ा है, गाड़ी धो रहा है। ठीक है, कभी ब्रश इस्तेमाल कर रहा है, पाइप को नीचे फेंक दिया, वो बह रहा है। दिस एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल। मैंने बड़ी सख्त पाबंदी अपने घर में इस चीज के ऊपर लगाई हुई है, बहुत सख्त, कि कभी भी गाड़ी नहीं धुलेगी बाल्टी के, कभी भी फ्लोइंग वाटर से गाड़ी नहीं धुलेगी। उसका एक तरीका है, आप बाल्टी से धोते हैं, और आपने देखा होगा जितने लोग जो प्रोफेशनल कार वॉश करने वाले आपको मिलते हैं कहीं रोड्स के ऊपर, उनके पास एक बाल्टी होती है और उससे पूरी की पूरी गाड़ी धो लेते हैं। व्हाई कांट वी लर्न दैट? व्हाई डज इट हैव टू बी फ्लोइंग वाटर? तो ये, तो इससे फिर कॉन्सेप्ट आएगा सस्टेनेबिलिटी का। ये आप अपने अगली नस्ल के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? हाउ कैन यू लीव दिस वर्ल्ड एज अ वर्स प्लेस देन यू इनहेरिटेड इट फ्रॉम योर पेरेंट्स? आपको अपने पेरेंट्स से मिली एक हालत में, अब इसमें आप मजीद, इसमें 5 सुराख थे, अब इसमें आप 5 और सुराख करके अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो मजीद 5 और सुराख करके अपने से आगे उनको देंगे। ये इस्लाम के साथ ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता जुलता, एंड दिस इज नॉट हाउ यू विल बी अ रोल मॉडल, एंड ये पेरेंटिंग नहीं है अगर आप ये चीज नहीं सिखा रहे। इसी तरीके से एमिशंस कॉन्शियसनेस, तो आप कभी कभी देखते होंगे गाड़ी रोड के ऊपर जा रही होती हो और शदीद धुआं दे रही हो, काला धुआं पूरा एक बादल छोड़ रही हो, बंदा वाकई परेशान हो जाता है कि, और हमारे लिए सबसे पहले अगर हमारी गाड़ी ऐसा कर रही है तो ये एक लम्हे फिक्री है कि हम कैसे एक इररिपेरेबल लॉस इस इस जमीन को दे सकते हैं, जस्ट बिकॉज हम अपनी गाड़ी का इंजन नहीं फिक्स कर रहे, जस्ट बिकॉज हम उसका मोबिल ऑयल टाइम पे चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, जस्ट बिकॉज इसलिए कि हमारी गाड़ी के प्लग खराब हुए हैं और हम नहीं करना चाहते। ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है ना। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं भी रोकते, ये हमारी जिम्मेदारी, वी नीड टू थिंक लाइक दैट, क्योंकि ये हमारा रिलेशनशिप है अपने हैबिटाट के साथ, दिस इज द मिनिमम। ठीक है, तो पोल्यूशन, अब हमारा कितना बड़ा पाकिस्तान में स्मॉग का प्रॉब्लम बनता जा रहा है। अभी फिर सर्दियां आएंगी, फिर नवंबर दिसंबर आएगा, फ्लाइट्स डिले होंगी, ये सारे इश्यूज होंगे। लाहौर को आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे इस्लामाबाद से फॉर ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। हर दूसरे दिन जो है ना मोटरवे सुबह 11-12 बजे तक बंद रहेगी। तो क्यों? पोल्यूशन। ठीक है, तो इसी तरीके से एक सजेशन यहाँ पे किचन गार्डन की है कि एक जमाना था कि ये किचन गार्डन और लोग करते थे, हमें भी जरूरत है कि हम अब जो है ना फिर से थोड़ा सा कुछ बेसिक सब्जी अपनी उगाना शुरू करें। इससे पॉजिटिव एक्टिविटी बच्चों के लिए भी कोई नहीं हो सकती, दे लर्न, वो सीखते हैं उससे। फिर इसी तरह एनिमल्स के साथ, तो मतलब नेचर के अंदर आपके जो है ना एनिमल्स भी आ गए। और मैंने यहाँ पे लिखा वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक खातून के बारे में जिसने कि अपनी बिल्ली को अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सक्यूज मी,
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून ने अपनी बिल्ली को बांध दिया था और उसको खाना भी नहीं दिया था। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जी इस खातून ने उसको बांधा भी और ताकि अब वो जाके खुद भी नहीं कुछ खा सकती, फिर उसको खाना भी नहीं दिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये खातून जहन्नमी है। कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है? तो मतलब हमें वी हैव टू हैव दिस कॉन्शियसनेस। अब आखिर में मैंने यहाँ पे एक सवाल लिखा है, इट्स नॉट रियली एन एक्टिविटी लेकिन एक सवाल है और वो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने कि कभी ये सोचा, जिनके के कभी ज़हन में आया कि हम कपड़े क्यों इस्त्री करते हैं? तो कपड़े इस्त्री करना की इम्पोर्टेंस मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे तो ये करते हैं ना, वो छोटे बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, लेकिन वो एक इंटेलेक्चुअल चीज़ नहीं होती है, वो तो बस एक चीज़ होती है कम्फर्ट से वो कहते हैं जी ना इस्त्री करें, क्यों इस्त्री करूँ? मुझे नहीं करना, मुझे अगर इस्त्री करनी पड़े तब भी मैं कहूँगा मैंने नहीं करनी वगैरह-वगैरह। लेकिन कितने बड़े लोगों ने ये सोचा कि ये अच्छा मैं इस वक़्त ये नहीं कह रहा कि आई एम एन एंटी आयरन पर्सन, एक्चुअली आई एम लेकिन मैं इस वक़्त ये नहीं कह रहा। लेकिन मुझे ये बताएँ कि कितने लोगों को कभी ये ख़्याल आया कि आयरनिंग से जस्ट बिकॉज़ सम ह्यूमन्स एट सम स्टेज आई डोंट नो 200 इयर्स अगो, 500 इयर्स अगो केम अप विद द आइडिया कि अगर इस कपड़े में से हम रिंकल्स निकाल लेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। तो ये रिंकल फ्री कपड़े पहनने जाने लगे और एक पूरी इंडस्ट्री ने जन्म लिया, आयरनिंग की इंडस्ट्री ने और आयरन्स भी बनी है सब कुछ। और अब आप सोचें कि इस आयरनिंग की वजह से क्या ज़ाया हो रहा है? बिजली इज़ बिकमिंग अनअफोर्डेबल, इट्स रियली अनअफोर्डेबल। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे घर के अंदर मतलब माशाल्लाह से 6, 7, 8, 9, 10 लोग हैं हम। तो 10 लोगों का एक बहुत बड़ा खर्चा है आयरनिंग का भी, ठीक है? मतलब कपड़े इस्त्री करके पहनने, यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करके पहनने। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा रिश्ता होगा अपने हैबिटेट के साथ और हम सोचेंगे कि बिकॉज़ ऑफ लेट्स से माय आयरनिंग समवेयर अ जनरेटर इज़ ऑपरेशनल, बिजली बन रही है और कहीं पे जनरेटर लगा हुआ है और उसकी वजह से धुआँ हो रहा है और पॉल्यूशन हो रही है और या कहीं लकड़ी जल रही है, या कहीं कोयला जल रहा है और कार्बन फुटप्रिंट ऑल दोज़ थिंग्स अगर हमें कॉन्शियसनेस होगी, तो हम कट करना चाहेंगे। तो अगर हम कट करना चाहें अपनी बिजली की यूसेज को, तो चलें पंखे पे तो कोई नहीं कट करेगा सख्त गर्मी में पंखे पे। हो सकता है कि फ्रिज पे भी कोई ना करे। क्यों? क्योंकि रीज़न्स है ना। लेकिन आयरनिंग तो बस एक एस्थेटिक सी चीज़ थी, एक अगेन एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट था जो सोसाइटी ने बनाया, पता नहीं कितने 100 साल बनाया और अब हम उसको क्वेश्चन करने की अहलियत से भी फारिग हो गए हैं। तो मैं इस अलमिये की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ और अगर इंशाअल्लाह जब ये चीज़ डेवलप होगी, तो ये मुश्किल नहीं है कि एक सोसाइटी बन जाए जिसमें आप लुक डाउन करें उन लोगों को जिन्होंने इस्त्री किए हुए कपड़े पहने और आप सोचें यार ये देखो ये इसको जो है ना ये अपने रिंकल्स निकालने की, अपने कपड़ों के रिंकल्स निकालने की पड़ी है और इसकी वजह से ये नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, इसकी वजह से ये फजूल की एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वगैरह। सो जस्ट अगेन समथिंग टू प्रोवोक थॉट। चौथे रिलेशनशिप की तरफ हम आते हैं, सेकंड लास्ट। तो वो है जी हमारा रिलेशनशिप अपनों के साथ, आवर्स, ठीक है? तो याहू में जो है ना अब हम पहले ओ की तरफ आ गए। तो देखें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ ऑफ सर्टेन थिंग्स, ठीक है? तो पहली जो चीज़ है ना, वो हमें समझनी है कि इस्लाम के अंदर ये एक बाकायदा एक पूरा आप कह लें कि एक पूरा डिसिप्लिन कहना शायद ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक चैप्टर कह लें है, ठीक है? फ़िक्ह का एक पूरा टॉपिक है सिलतुर रहम, ठीक है? अपनों के साथ ताल्लुकात, अपनों की खबरगिरी करना। कता ताल्लुकी किसके साथ होती है? कता ताल्लुकी परायों के साथ की बात नहीं है, कता ताल्लुकी अपनों के साथ बात है। तो जिसने किया मेरे ख़्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप चेक कर सकते हैं लेकिन ला युदखिलुल जन्नह काते, तो जिसने कता ताल्लुक किया, काते जो है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ठीक? तो इट्स नॉट स्मॉल। तो मतलब अपनों की एक बड़ी इंपॉर्टेंस है नंबर 1। नंबर 2 अब अगर आप सोचें तो हम मुसलमान एक बहुत ही अपने सेंट्रिक सोसाइटी है। इससे मेरी क्या मुराद है, या फैमिली सेंट्रिक सोसाइटी है, या मज़ीद अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो हम एक बहुत ही सिलत और रहम सेंट्रिक सोसाइटी हैं या ब्लड रिलेटिव सेंट्रिक सोसाइटी हैं। कैसे? हमारे लिए हमारी हमारे महरम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें एक खातून है, वो चंद ही लोगों के सामने एट ईज़ हो सकती है, बगैर पर्दे के हो सकती है। चंद ही लोग अगर वो बीमार है तो उसको उठा सकते हैं, उसको उसका मतलब उसकी उसकी टेक केयर कर सकते हैं। वो चंद लोग कौन है? वो उसके महरम हैं, ठीक है?
तो उसमें उसका हस्बैंड आ गया, उसके वालिद आ गए, उसके भाई आ गए, उसके चचा आ गए, उसके बेटे आ गए। तो हम एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें हम इन रिश्तों को, ये जो अपनों के रिश्ते हैं, शदीद वैल्यू करेंगे। तो हमारे लिए अपने दोस्तों से ज्यादा और लोगों से ज्यादा हमारे लिए ये फैमिली और ये सिलत और रहम और अपने अपने इन लॉज और ये इनकी एक खास इंपॉर्टेंस बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसी तरीके से जब अपनों की बात आती है तो वन ऑफ द मोस्ट at risk relationship today is our relationship with our spouses। तो ये बहुत एक बड़ा मसला है और इस पे इंशाल्लाह हमारा पक्का इरादा है कि ये कोर्स खत्म होगा इन अनदर 5 वीक्स। 5 मॉड्यूल रह जाएंगे, इसके बाद के 5 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। तो आफ्टर अ ब्रेक ऑफ मे बी 2-3 वीक्स पर हम इंशाल्लाह एक मैरिज फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर एक कोर्स लाएंगे, क्योंकि उसकी बहुत डिमांड आई है, बहुत क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आए हैं, बहुत वो, तो हम वो डेवलप करेंगे, वो इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है, मैं इस पे आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता और ये बहुत डिटेल्ड है, लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ना, ये बिल्कुल मिसअंडरस्टूड भी हो गया। इसका सेंस भी, यानी वी एज पेरेंट्स आर नॉट एक्चुअली रेजिंग स्पाउसेस। हम स्पाउसेस नहीं, हम अपने बच्चों को, हम इंजीनियर्स रेज कर रहे हैं, हम डॉक्टर्स रेज कर रहे हैं, हम अकाउंटेंट्स रेज कर रहे हैं, हम साइंटिस्ट रेज कर रहे हैं, बट वी आर नॉट रेजिंग स्पाउसेस। तो हम अपनी बेटियों को भी स्पाउस के रिश्ते में कैसे जाना है उसके लिए नहीं तैयार कर रहे, अपने बेटों को भी नहीं कर रहे। सो दिस इज समथिंग, और हम खुद भी उसके लिए तैयार नहीं, और हम अच्छा रोल मॉडल भी नहीं है, तो हमें देख के भी वो नहीं सीख सक रहे। तो दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम, ह्यूज। तो ट्रेडिशनली एक खास तरीके से सोसाइटी चल रही थी, तो ये इतना बड़ा मसला फिर भी नहीं था। ठीक है, लेकिन अभी जब वो ट्रेडिशंस भी गए, जब मॉडर्निटी आई, ठीक है, जब ये एम्पावरमेंट का सारा कॉन्सेप्ट आया, इक्वालिटी की सारी डिबेट आई, तो दोनों साइड्स पागल हो गई, मर्द भी और औरतें भी, दोनों पागल हो गए। दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। ठीक है, तो और मुख्तलिफ अंदाज से, तो लेकिन ये आज का नहीं। फिर इसी तरीके से जब हम डील करते हैं ये दोनों ओज के साथ डील करने के लिए, अच्छा कुछ चीजें ज़ाहिर है कॉमन है इन दोनों ओज के लिए, कुछ चीजें कॉमन है। तो इन दोनों ओज के साथ, अपनों के साथ, औरों के साथ डील करने के लिए हमें अपना ज़र्फ बढ़ाना पड़ेगा। तो ज़र्फ जो है ना, आप सारी समझते होंगे क्योंकि उर्दू स्पीकिंग मतलब उर्दू वो है, लेकिन ज़र्फ के माने हैं बर्तन के। तो ये माने समझना बड़ा ज़रूरी है। ये बर्तन है ना, तो ये बर्तन बड़ा होना चाहिए। कम ज़र्फ कहते हैं जिसका बर्तन छोटा हो। तो बड़ा ज़र्फ किसका है, या बड़े ज़र्फ से क्या मुराद है? बड़े ज़र्फ से मुराद ये है कि दैट पर्सन कैन टेक अ लॉट ऑफ, मैं अगर एक लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल करूँ समझाने के लिए, तो दैट पर्सन कैन टेक अ लॉट ऑफ बुलशिट, that person can take a lot of nonsense। ठीक है, that person can take a lot of complaints from the other person or others। that person बहुत से इल्जामात ले सकता है, उसके अंदर बर्दाश्त है, वो बर्दाश्त उसका बर्तन है। तो अगर आप भी मेरी तरह पहली ही बात के ऊपर आपका पैमाना बर्तन छलक जाता है, तो इसका मतलब देयर समथिंग रॉन्ग। यू हैव टू वर्क ऑन एक्सटेंडिंग द साइज ऑफ योर ज़र्फ। आपको फिर ज़र्फ की वर्जिश करनी है, मसल्स की वर्जिश नहीं करनी, ज़र्फ की वर्जिश करनी है, ताकि आपको कोई कुछ कह रहा है, आपको कोई गालियां भी बक रहा हो, आप आराम से सुन रहे हैं, तहम्मुल से बैठे हुए हैं। ठीक है, और आप जवाब में वो सब कुछ नहीं कह रहे, और आपके अंदर ये भी है कि अगर आपको समझ में आ गई कि ये जाहिलों में से है, इसको नहीं बात समझ में आने की, जस्ट वॉक अवे पोलाइटली। ठीक है, विद मैनर्स, बस आप जो है ना। तो ये जो है कि आपने कब आगे से एंगेज नहीं होना, कब आपने जो है ना कैसे आपने अपना कंट्रोल लूज नहीं करना, ये सब, और ये बहुत ज्यादा अपनों के साथ बहुत, लेकिन औरों के साथ भी। फिर इस सब में जो है ना, ये जबान का जो रोल है ये बहुत अंडरमाइंड है। हम एक ऐसी सोसाइटी में आ गए हैं जिसमें कि हमें ये लगता है कि अगर हम दूसरे को धप्पड़ रसीद नहीं कर रहे और सिर्फ मुंह से ही बुरा भला कह रहे हैं तो इसमें कोई हार्म नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि हदीस क्या कह रही है? हदीस तो हमें बता रही है कि मुसलमान वो है जिसकी जबान से और हाथ से दूसरे को नुकसान ना पहुंचे, जबान से और हाथ से। और अब जब रिलेशनशिप्स की बात आ रही है, तो क्या इससे कोई कैटेगरी ऑफ पीपल मुस्तस्ना है कि हम कह दें कि जी इसमें बच्चे नहीं आते इसलिए हम बच्चों को बुरा भला कह सकते हैं, या इसमें स्पाउसेस, शौहर और बीवी नहीं आती इसलिए वो एक दूसरे को बुरा भला कह सकते हैं? हम तो किसी को इससे मुस्तस्ना नहीं है ना, कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है किसी भी कैटेगरी को। बल्कि शायद रीजनेबल थिंग टू से वुड बी कि सबसे ज्यादा जो डिजर्व करते हैं नॉट टू बी हार्म्ड बाय आवर हैंड्स एंड बाय आवर टंग, वो तो हमारे अपने हैं। और फिर एक और क्राइटेरिया के मुताबिक अगर हम बच्चों की तरफ चले जाएं, तो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं
वो सबसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। क्योंकि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस कही, तो आप खुद सोचें, क्या इससे मुराद वो लोग हो भी सकते हैं जो हमसे ताकत में ज़्यादा हैं? उनको तो उनके लिए तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि जो आपसे ताकत में ज़्यादा है उसको तो आप कह के दिखाएँ ना। उसको तो आप सुनते हैं बेसिकली, आप उनको कह के तो दिखाएँ। तो असल में ये उन लोगों के लिए है जो कि हमारे कंट्रोल के अंडर है और उसमें स्पेसिफिकली फिर हमारे बच्चे आ जाते हैं, ठीक है? तो ये थोड़ी अगेन सोचने की चीज़। और फिर क्योंकि अ, अपनों के साथ ही हम जो है ना बहुत ज़्यादा अब्यूज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, अपनों के साथ ही ये बैकबाइटिंग में, स्लैंडरिंग में, इनहेरिटेंस। अच्छा, ये इनहेरिटेंस का देखिए, ये एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम अपनों को ओन करते हैं, लेकिन इस हद तक ओन करते हैं कि जब तक हमारी जेब पे भारी ना हो और हमारी ओनरशिप वहाँ आके खत्म हो जाती है। तो हम मिसाल के तौर पे अनफॉर्चुनेटली वेरी कॉमन इन आवर सोसाइटीज़ कि हमने ख़वातीन को जायदाद के अंदर हिस्सा नहीं देना। ये कैसे हो सकता है? ये कैसी अपनाइयत है? देयर इज़ समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद दिस कांसेप्ट ऑफ अपनाइयत कि आप ज़बानी जमा खर्च में तो ओन कर रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कॉस्ट्स यू समथिंग तो आप जो है ना हाथ उठा लेते हैं और कहते हैं कि नहीं ये इसलिए नहीं है। तो मतलब जहाँ पे शरा का कानून शरिया का कानून जो जब क्लियर है, तो यू हैव टू अबाइड बाय दैट। तो यहाँ पे मैं एक और छोटी सी एक्टिविटी अब करना चाह रहा हूँ, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो इट्स रिलेटेड टू द नेक्स्ट पॉइंट। और वो ये है कि सवाल यहाँ पे ये है कि व्हाई इज इट मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल आवरसेल्व्स विद आवर्स देन अदर्स? अपनों के साथ। और मैं आपसे अगर सवाल भी पूछूं, मैंने तो ये अज्यूम कर लिया कि आप भी इस ओपिनियन के होंगे, तो अगर मैं पहले ये सवाल पूछ लूं, आपको ऐसा लगता है कि अपना बिहेवियर अपनों के साथ जो है ज़्यादा खराब होता है और परायों के साथ, औरों के साथ थोड़ा बेहतर होता है फिर भी? यानी कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, हमसायों के साथ स्टिल थोड़ा-सा बेहतर होता है। डू यू गाइज़ जनरली एग्री विद दिस? और जो हमारे बिल्कुल करीबी हैं, वो हमारा कुछ एक ऐसा रुख देखते हैं जो के लिए उनके लिए नाकाबिले यकीन होता है। सो डू यू पीपल एग्री विद दैट? जी, तो अगर कोई इसका जवाब देना चाहे। सवाल मिस हुए डॉक्टर साहब। सवाल ये है कि क्विकली मैं पहले पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे लिए मेरी एक स्टेटमेंट है कि मेरे ख्याल में हमारे लिए आज अपनों के साथ अपना बिहेवियर कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है, बरअक्स परायों के साथ। तो मतलब 50-50 एक 50 जी, 50-50 है ये इसका जवाब, मेरी अपना जो एक्सपीरियंस है। अच्छा, ठीक है। और कोई अगर अपना एक्सपीरियंस चिप इन करना चाहे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जी, वालेकुम बाहिर जब आप होते हैं ना, आप कस्टमर सर्विसेज़ में हैं, किसी फ़ील्ड में भी हैं, तो यू गिव योर बेस्ट साइड, यू शो योर बेस्ट साइड। आप नहीं चाहते कि वो आपका ट्रू सेल्फ देखे। तो प्रोबेबली एट होम विद योर ओन फैमिली मेंबर्स, दे सी द रियल यू, द ट्रू सेल्फ। तो ट्रू सेल्फ में थोड़ा-सा गुड बैड दोनों होता है, लेकिन बाहर आप सिर्फ़ एक अपनी साइड दिखाते हैं। तो ये सोशल है बेसिकली। बिल्कुल ठीक। तो मेरे असल में तो आपने उस सवाल का जवाब दे दिया, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मैं चाहूँगा कि मेंटी के ज़रिए जवाब दिया जाए, 3974। वही आप अगर मेंटी के साथ दोबारा भी कनेक्ट हो जाएँ, तो अच्छा, ये अब अगर वही पुरानी वाली आ रही है। आप लोगों में से तो कोई कनेक्ट नहीं हुआ ना? अच्छा चलें, तो आपको वैसे कनेक्ट चलें ना करें बेशक, लेकिन ये है कि तो सवाल ये है कि व्हाई इज़ इट मोर डिफिकल्ट? तो आपने एक जवाब दिया, अगर कोई और 2-3 लोग और ये जवाब देना चाहें कि जिनको ये लगता है कि अपनों के साथ अपना बिहेवियर कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कंपेयर टू औरों के साथ, परायों के साथ, दूर के लोगों के साथ, जैसा आपने कहा कस्टमर्स के साथ और क्लाइंट्स के साथ और कोलीग्स के साथ। तो व्हाट आर द रीज़न्स बिहाइंड दिस? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आई बिलीव कि उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये होती है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो हमारे अपने हैं वो तो हमें अंडरस्टैंड करते हैं। हम ये मतलब हम समझते हैं कि जो हमारा हम माइंडसेट है, जो हमारे साथ हो रहा है, वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस टू एक्सेप्ट अस एज़ वी आर एंड वी बिलीव कि वो हमें अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए वो हमारी किसी बात के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे। तो जब वो ज़रा-सा उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन आती है तो फिर उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते।
जबकि बिल्कुल वही सही। आपने जैसे अभी कहा कि जब बाहर तो हम क्योंकि हम तो वहाँ पे डीलिंग ही बिज़नेस की होती है ना, तो वहाँ तो हमारा अदर सेल्फ होता है। घर में चूँकि हमारा रियल सेल्फ होता है, उसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस अपनों के साथ बहुत डिफरेंट होती है। दैट्स द रीज़न आई बिलीव। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो अम, तो मेरा अपना इस पे ये ख़्याल है कि जो हमारे अपने घरों के अंदर ना हमारे मास्क्स नहीं होते। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन टू वेयर अ मास्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो घरों के अंदर हमारे मास्क उतर जाते हैं, वो जैसे भी मास्क है, चाहे वो बिहेवियर के मास्क हैं, चाहे वो हमारी इनर फीलिंग्स के मास्क हैं, चाहे वो हमारे बिलीफ्स के मास्क हैं। तो लोगों के साथ हम एक जो है ना, एक महफिल के अंदर जो आपने एक चेहरे के ऊपर एक तबस्सुम रखा होता है, वो सारा कुछ हम कर सकते हैं। आप एक मुस्कुराहट कर रहे हैं, आपने एक यू हैव पुट ऑन अ फेस, ठीक है, फॉर सम टाइम। तो क्योंकि उनके साथ टाइम स्पेंड कम होता है, तो वो हम कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें आज औरों के साथ डीलिंग में मुश्किल नहीं आ रही। नहीं, हम जानते हैं बहुत से लोग अपने हमसायों से नाराज़ हैं, बहुत से लोग अपने कुलीग से नाराज़ हैं, बहुत से लोग अपने बॉसेस से नाराज़ हैं, अपने सबऑर्डिनेट ये है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि स्टिल मेबी नॉट एज़ मैनी पीपल हैव इश्यूज़ एंड दैट लेवल ऑफ इश्यूज़ जितना को उनको अपने घरों के अंदर है, अपने बच्चों के साथ, अपनी बेगम के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने माँ-बाप के साथ, अपने बहन-भाई के साथ। मैं इस चीज़ की तरफ आना चाह रहा हूँ, क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि इन लोगों के साथ तो कोई इश्यू होता ही ना। मतलब यू आर सो क्लोज टू देम, यू सो निट टुगेदर। इतनी इंपॉर्टेंस फैमिली की इस्लाम के अंदर, इतनी इंपॉर्टेंस इन रिश्तों की, आपको अपनी फैमिली रेज करने के लिए। देखें, हम पेरेंटिंग कर रहे हैं, हम जानते हैं कि द वे वी आर गोइंग टू बिहेव, द वे वी आर गोइंग टू रिजॉल्व आवर कॉन्फ्लिक्ट्स विद आवर स्पाउसेस, with our parents, ठीक है, within our family is what our children will learn from us। हमें ये बात अच्छी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी हम मां नहीं कर पाते। फिर भी जो है ना, कभी कैसी माहौल बन जाता है, कभी किस किस्म की चीखो पुकार हो रही है, कभी किस किस्म का बिहेवियर हो रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा है। तो अगर मतलब इस चीज की, लेकिन फिर भी हम में से बहुत से मर्द जो हैं, उनके लिए ये चीज बहुत मुश्किल हो रही है आज। तो ये इसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता था। और अब हम आते हैं लास्ट की तरफ। तो लास्ट जो है वो अदर्स का है, ठीक है। तो उसमें किसी इससे बात शुरू कर रहा हूँ कि देखें, हम जानते हैं कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये वी नो दैट, ठीक है। या इसी तरीके से हम कहते हैं कि जी यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। या हम कहते हैं कि जो वो हैं आपके, जो भी 4 दोस्त जो चीज़ है, आप 5वें हैं। तो अगर आपके 4, मैंने लास्ट टाइम भी शायद ये बात कही थी कि 4 दोस्त आपके जो है ना, वो अगर नमाज पढ़ते हैं तो फिर आप 5वें हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं। आपके 4 दोस्त अगर सूद में इन्वॉल्व हैं, तो आप बस अनफॉर्चुनेटली हाईली लाइकली है कि आप 5वें होंगे जो कि सूद की डीलिंग में इन्वॉल्व है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें अपने फ्रेंड्स वाइजली भी चुनने हैं, लेकिन हमें सही लोगों के साथ रिश्ते बनाने हैं। तो मतलब औरों में भी हमें जो है वो जो रिश्ता बनाना है, वो सही लोगों के साथ बनाना है। तो अब औरों में कौन आता है? तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आ गए, यहाँ पे आपके नेबर्स आ गए, आपके कुलीग्स, सबऑर्डिनेट्स, बॉसेस, कस्टमर्स, आपके सर्वेंट्स, हेल्पर्स, वेटर्स, ठीक है। ट्रैफिक के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके साथ, जो लोग ट्रैफिक में जा रहे हैं, आपके, अगर आप दरसो तदरीस से रिलेटेड, तो आपके स्टूडेंट्स, हर किसी के टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें, और जो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं अक्सर औकात, ठीक है, वो ये है कि वी हैव इश्यूज ऑफ एरोगेंस, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एरोगेंस की जो डेफिनेशन बताई है, तारीफ जो बताई है, तो द हदीस इज आई थिंक अल किब्रो बतर अल हक व गमत अन्नास, के अल किब्र, ये एरोगेंस जो है, तो दो चीजें बताई हैं हमारे लिए जो इस वक्त रेलेवेंट है, वो सेकंड वाली है गमत अन्नास, दैट द पर्सन लुक्स डाउन ऑन पीपल। ये जो लुक डाउन करना है लोगों को, जनरल लोगों को, कि बस वो लुक डाउन करता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एरोगेंस की डेफिनेशन जो है, ये बिल्कुल हमें बता रही है कि हम कैसे रिश्ता फॉर्म कर पाएंगे औरों के साथ। इफ यू लुक डाउन ऑन पीपल, अगर आप लोगों को हकीर जानते हैं, आप समझते हैं कि ये लोग जो है ना किसी काबिल नहीं है, ये नालायक भी हैं, ये बुरे हैं, ठीक है, तो यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म अ रिलेशनशिप, नॉट एट ऑल। फिर इसी तरीके से जेलसी का होना,
लोगों से जेलस होना, एक बंदा जो कि जेलस है, अपने हमसाये से जेलस है, अपने हमसाये के घर से, उसकी गाड़ी से, चीज़ों से, वो कैसे? फिर ये ग्रीड का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमें रोकता है। इस ग्रीड की वजह से हम रिश्ते तबाह, कितनी जगह होता है कि कहते हैं जी आपस में फैमिली में नहीं आपने करना बिज़नेस, आपस में फैमिली में आपने रिश्ता नहीं करना। क्यों बताते हैं जी आप बिज़नेस नहीं करना, ये कि रिश्ता तबाह हो जाएगा। क्यों तबाह हो जाएगा? बिकॉज़ ऑफ दिस ग्रीड। यू कम टुगेदर, बिज़नेस डील हुई और एक को भी जो है ना नहीं अच्छा लग रहा है कि दूसरे के पास क्यों पैसा जा रहा है, उसको नहीं अच्छा लग रहा है कि इसके पास क्यों जा रहा है, और अजीब किस्म की एक उसमें इन्वॉल्व होके पूरे का पूरा बिज़नेस तबाह कर देंगे। और अनग्रेटफुलनेस अनदर थिंग, ठीक है? तो ये हमें, और ये चीज़ें वो हैं जो कि अपनों के साथ रिश्ते के लिए भी ज़रूरी है ना, देयर इज़ एन ओवरलैप। लेकिन ये कि ये बिलख़ुसूस जब हम देखते हैं औरों के साथ ये इश्यूज़ हमारे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमें याद रखना है, रसूल की एक हदीस है और वो हदीस ये कहती है कि एक इंसान जो है, एक शख्स जो है उठाया जाएगा क़यामत के दिन, उन लोगों के साथ होगा, आपका मामला उन लोगों के साथ होगा जिनको आप प्यार करते हैं। सो वी रियली नीड टू लव द राइट पीपल एंड हियर वी हैव अ चॉइस। अपने रिश्तेदारों में तो हमारे पास चॉइस नहीं, हमारे रिश्तेदार तो रिश्तेदार हैं, लेकिन जो आप अपने लिए दोस्त चुन रहे हैं, जो अपनी कंपनी चुन रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों को आप प्यार करना चाहते हैं और करते हैं, वो ठीक लोग होने चाहिए। वो लोग होने चाहिए जिनके साथ आप रेज़ होना चाहते हैं आखिरत में इंशाअल्लाह, ठीक है? तो और इसी तरीके से ये जो औरों से प्यार है, इसके ऊपर भी एक हदीस है जिसमें कि जो जो 7 लोगों का ज़िक्र है ना, जो कि अल्लाह के अर्श के साए के तले होंगे, उनमें से एक कैटेगरी के लोग वो हैं, जो कि एक-दूसरे से प्यार करते हैं सिर्फ़ अल्लाह की खातिर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सी बात कि रियली हमारी फ्रेंडशिप का एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए। तो ये लास्ट हमारा पॉइंट हो गया। अब मैं क्विकली थोड़ा-सा बता दूँ कि देखें, जब ये हो जाएगा इंशाअल्लाह, मैंने शुरू में कुछ चीज़ें बताई, लेकिन जब ये हो जाएगा, तो आप बन जाएँगे एक बहुत ही, अपने बच्चों के लिए आप एक बहुत ही पेशेंट और एम्पावरिंग टीचर बन जाएँगे, ठीक है? अब आप उसे सीखने का अमल शुरू होगा। अभी तक तो आप सिर्फ़ उनको प्रोवाइड कर रहे थे, अब आप उनके टीचर भी। और आप जो है ना टॉन्ट नहीं कर रहे, आप अब्यूज़ नहीं कर रहे, आप बिलिटल नहीं कर रहे, आप कर्स नहीं कर रहे, आप उसकी किसी चीज़ को अंडरमाइन नहीं कर रहे, ठीक है? तो आपके वही आपकी ज़बान से और आपके हाथ से उसको नुकसान नहीं पहुँच रहा, ठीक है? तो हम देखते हैं आज किस-किस तरीके की वीडियोज़ सर्कुलेट करती हैं, जिसमें कि टीचर किस बुरे तरीके से तशद्दुद कर रहा है, प्रॉपर क्रिमिनल लेवल का तशद्दुद कर रहा है। सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री टॉर्चर कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? हाउ बैड रिलेशनशिप्स हैव गॉटन। तो इसी तरीके से आप जो है ना उनके माइंड को फिर स्टिमुलेट करेंगे, आपको कनेक्ट करना आ जाएगा, ठीक है? आपको एनकरेजमेंट के तरीके आ जाएँगे क्योंकि आप खुद पॉजिटिविटी में हैं अब, और आप फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे सकेंगे। और इसी तरीके से आप फिर बड़े एक अटेंटिव कंपेनियन बन जाएँगे अपने बच्चे के, ख़ास तौर पे बच्चे जो अब ज़रा बड़े हो चुके हैं। आपके बच्चे जो 14 प्लस के हो चुके हैं, उनके तो आप कंपेनियनशिप का रिश्ता आपका शुरू हो जाएगा, उनसे आप सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है? और फिर इसी तरीके से आपका पूरे का पूरा एटीट्यूड, you'll be standing up for your children, you'll be kissing them, you'll be hugging them, you'll be very attentively listening to them. आपसे ये फेवरेटिज्म निकल जाएगा जब ये रिश्ते फिक्स होंगे, ठीक है? और आप बच्चों के साथ बच्चे बन सकेंगे। वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें अनस बिन मालिक के जो छोटे भाई थे, अबू उमैर, उनकी चिड़िया फौत हो गई थी और कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं और उससे पूछते हैं कि या अबी उमैर, सुनाओ क्या हुआ तुम्हारी चिड़िया के साथ? क्या हुआ? फौत हो गई। एंड ही न्यू दैट, बट ही वांट्स टू बी अ कंपेनियन टू हिम, और उनसे पूछ रहे हैं और वो उनको स्टोरी बता रहे हैं, और आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा किन जज्बात से सुनाएगा अपनी फेवरेट चिड़िया की वफ़ात का किस्सा। तो ये हो जाएगा। तो हमारे लिए, ख़ासकर मर्दों के लिए, उनका मैनहुड जो है ना, वो चीखें मारना और बदतमीज़ी करना और ये नहीं, बल्कि फिर वो हमारा कैरेक्टर बन जाएगा और इस तरीके से हम अपने बच्चों के बेहतरीन दोस्त बन जाएँगे। सो वी एंड हियर इंशाअल्लाह। तो मैं दोबारा से आखिर में हमेशा ये फ्रेमवर्क की एक तस्वीर दिखा देता होता हूँ। तो हमने अब आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फ्रेमवर्क के 5 जो हैं वो मुकम्मल कर लिए। 5वाँ हमारा आज का सेशन भी था और 5 मुकम्मल हो गए। आखिरी इंशाअल्लाह व्हाट होगा, और व्हाट के ऊपर 4 सेशंस होंगे और लास्ट सेशन जो है फिर कुछ प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो व्हाट में, हम तो व्हाट आर द ग्रेटर गोल्स डिस्कस करेंगे, ज़ाहिर है। तो 4 ग्रेटर गोल्स हैं, अकीदा, सेल्फ एस्टीम, अक़लिया, नफ्सिया। आसान, तो अक़लिया को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम टैकल करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अब आप लोगों की तरफ से अगर सवाल हैं तो प्लीज़ पूछें। सॉरी फॉर स्टेपिंग अ बिट ओवर टाइम। जज़ाकल्लाह खैर फॉर रिमेनिंग विद अस। जी।
अच्छा, हाथ रेज है, सॉरी मैंने देखा नहीं। तो मोहम्मद इब्राहिम का हाथ रेज है। जी मोहम्मद इब्राहिम साहब। अच्छा, अगर आपको टाइम है तो कुरतुलैन साहिबा का भी हाथ रेज्ड है, अगर आप अपना सवाल पूछ लें अपना माइक ऑन करके। अच्छा, वो अब नजर नहीं आ रही। तो मोहम्मद इब्राहिम साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन सिला रहमी से मुतल्लिक है। आपकी जी बात, आई एग्री विद एवरीथिंग, जो कुछ आपने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बेहतर इंसान है कि जो सुनता रहे, अगर बोल भी रहा है, आपकी इंसल्ट भी हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर ताल्लुक कैसे रखा जाए? आपने चुप का तो आपने अल्लाह के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। उस लम्हे में, वो लम्हा जो था वो आपने जवाब देकर बदसूरत नहीं किया, लेकिन फिर उसके बाद ताल्लुक को कैसे रखा जाए? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है जी, जज़ाकल्लाह खैर। मैं इस पे दो बातें क्विकली कहना चाहूँगा। और एक ये है पहली बात कि हमने आज के दिन में ये सवाल असल में हमारे आज की डिस्कशन के स्कोप से बाहर है। इससे कहने की मुराद ये है कि आपका जो सवाल है वो थोड़ा-सा इससे रिलेटेड बन रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम टू ड्रॉ अ लाइन? व्हाट इज़ द टाइम टू कन्फ्रंट द अदर पर्सन? हाउ टू कन्फ्रंट द अदर पर्सन? और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये सारे हमने भी सीखने हैं और अपने बच्चों को भी सिखाने हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये मैंने कहा ना, आज तो हम वाक़ई एक जनरल सी बात एक और लेवल के ऊपर बात कर रहे थे। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने अभी तो ये सीखा कि जी हमारा एक इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स वी नीड टू नो कि कुछ चीज़ें बर्दाश्त करके बेहतरी आती है और कुछ चीज़ें हैं जिनको रेज़ करना ज़रूरी है। तो मतलब दूसरे की तरफ से भी लेवल है ना, क्या क्या वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो चीज़ें शायद बर्दाश्त नहीं करने वाली। तो आई टोटली एग्री विद दैट कि आपने देयर आर लेवल्स, वो हम आज नहीं डिस्कस करेंगे, आगे चल के इंशाल्लाह थोड़ा-सा और उसमें करेंगे। लेकिन ये है कि और ये थोड़ा-सा अगेन वो मैरिटल रिलेशनशिप वाली जो मैरिटल फ्रेमवर्क वाली जो हम बात कर रहे हैं उसमें चला जाता है। तो आई एम फॉर कन्फ्रंटिंग द अदर पर्सन, डिस्कशन ठीक है, रेज़ोल्यूशन निकलना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, इनके अपने तरीके कार हैं और यू कैन नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ का इलाज ये नहीं है कि बस आप चुप रहें, आगे से और बात भी ना करें। येस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अजर फॉर डूइंग दैट, बट सम सिचुएशंस डिमांड कि आप ऐसा ना करें, बल्कि आप दूसरे को बताएँ उसकी गलती, ताकि वो भी जो है ना परसिस्ट ना करे अपने गुनाह में, अपने ज़ुल्म में, और आप भी इस सिचुएशन से निकल सकें। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नहीं, आई मेंट कंप्लीटली डिफरेंटली। सिला रहमी जैसे रिश्तेदारों में अपनों से ताल्लुक से मेरा सवाल था। अपने, अच्छा, अगर अपने जो ताल्लुक में अपनों से जब आपका ताल्लुक होता है और वहां पे आप अपना ज़र्फ बड़ा कर लेते हैं इन वन थिंग कि आपने सुन लिया, लेकिन उसके बाद आपका ज़र्फ कितना बर्दाश्त करे कि आप फिर ताल्लुक भी रख सके, तो बाउंड्री सेट करने की ये बात हो रही है विद अपने। अच्छा। तो अब मुझे फिर यहाँ पे सवाल एक पूछना पड़ेगा, बिकॉज़ इट इज़ डिफरेंट विद, फॉर इंस्टेंस पेरेंट्स के लिए मेरा जवाब कुछ और होगा और लेट्स से सिबलिंग्स के लिए मेरा जवाब कुछ और होगा और स्पाउस उसको भी मैं अपनों में ला रहा हूँ, तो उसके लिए मेरा जवाब कुछ और होगा। सो व्हाट सिबलिंग्स समझ इज़ लें, समझे सिबलिंग्स, यस। सिबलिंग्स, ठीक है। तो सिबलिंग्स के लिए आई थिंक इट्स एक्चुअली द रीज़नेबल थिंग टू डू इज़ कि आप कन्फ्रंट करते हैं, डिस्कस करते हैं, यानी जिस तरह पेरेंट्स के साथ वो उफ़ ना करने वाला मामला है, तो वहाँ पे आपका सिर्फ़ एक गोल होता है और वो होता है कि अगर आपको या बच्चों को आपके कोई हार्म पहुँच रहा है तो उसको स्टॉप करना है, अदरवाइज़ करेक्टिंग देम एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल और ये सारे किस्से में हम नहीं जाते वहाँ, ठीक है? पेरेंट्स के लेवल के ऊपर। लेकिन जो आप कह रहे हैं सिबलिंग्स, तो सिबलिंग्स के अंदर आई थिंक ये उन चीज़ों में से जहाँ पे कि आपको बैठना है और रिश्ते को ख़राब किए बगैर, यानी अब ये आपकी असेसमेंट होगी कि किस चीज़ के बाद जो है ना ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा और अगला जो है ना रिश्ते को काट देगा। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ना करे अगर कोई बहुत ही टॉक्सिक सिचुएशन में आप हैं विद सम लेट्स से सिबलिंग, तो फिर मेरा ये ख़्याल है कि देन यू विल हैव टू रिड्यूस योर रिलेशनशिप विद देम ऑन द बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड बाय शरिया। और वो क्या है? वो ये है कि आप उनके साथ कतई ताल्लुक ही नहीं छोड़ रहे, सो यू आर एक ऐसे उसमें है कि आप उनके साथ सलाम जवाब
आना जाना एक नॉर्मल सा, और वो नॉर्मल क्या है कि एटलीस्ट ईदों के ऊपर आपका उनके साथ आना जाना है, एंड आपके जो भी जिस तरह आपके फंक्शंस हैं तो उन पे वो इनवाइटेड हो, और जब वो आपको इनवाइट कर दें तो आप जा रहे हैं। दिस इज द बेयर मिनिमम, ये आपको मेंटेन रखना होगा। उससे ज्यादा फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर आई थिंक कि रिक्वायरमेंट नहीं है और फिर अब नहीं किया जा सकता, इफ अगेन इट्स वेरी टॉक्सिक एंड इफ यू फियर हार्म वेदर इट इज मेंटल और फिजिकल। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, to some चलो, extent, yes. Thank you. अच्छा जी। और कोई किसी का सवाल अगर है तो? अच्छा जी, तो नहीं अगर किसी का सवाल तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हम इसको हेलो जी हेलो जी जी, आवाज अस्सलाम आ वालेकुम रही। वालेकुम सलाम। जी वो सॉरी मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं अपना सवाल नहीं पूछ पाई। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ग्रैटिट्यूड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि इंसान में ग्रैटिट्यूड की कमी होती है या वो जो है लोगों की बातों का बुरा मान जाता है। तो ये है मैं थोड़ी सेंसिटिव नेचर तो हूँ लेकिन मुझे किसी से कोई मतलब प्रॉब्लम या मैं फॉरगिव तो कर देती हूँ और अल्लाह ताला से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ना लोगों से मतलब इंटरैक्ट करने में और मतलब मुझे मुझे लगता है कि मुझे मतलब मिलना-जुलना ज़्यादा ना बहुत इफ़ेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा मैं जल्दी सेंसिटिविटी फ़ील करती हूँ या मिलने के बाद मैं बहुत देर तक जो हूँ उसमें मतलब मुझे लगता है मुझे उनके वाइब्स या उनकी बातें अंदर ही अंदर कहीं न कहीं मतलब मैं फ़ॉरगिव तो कर देती हूँ लेकिन मेरा फ़ोबिया सा हो जाता है लोगों से, कि ना मिलूँ तो बेहतर है। सही। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द क्वेश्चन, कि ऐसा क्यों होता है या इसके लिए करना क्या है? तो सर इसमें मतलब मेरा क्या इश्यू है? मुझे अपने सेल्फ पे काम करना चाहिए, तो इसमें मुझे किस तरह से इसको रिज़ॉल्व कर सकती हूँ? कि लोगों से लिमिटेड मतलब रिलेशनशिप रखना चाहिए या अ, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे? ग्रैटिट्यूड तो है मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोगों के साथ मैं क्या किस तरह से डील करूँ? अच्छा, दो मुझे चीजें, लोगों से भी कोई इश्यू नहीं है। जी। बिल्कुल सही। दो चीजें, एक मैं जवाब दूंगा आज की जो डिस्कशन थी उसके फ्रेमवर्क में, और एक इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट से नेक्स्ट सेशन है, मे बी दैट इज वेरी रेलेवेंट आज के कॉन्टेक्स्ट में। व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन आई थिंक इज योर रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर मैं अपने आप को भी देखूं तो कहीं कुछ मामलों में मैं ओवर सेंसिटिव हूँ। मुझे ये समझ में आती है कि दिस इज नॉट द अदर पर्सनस फॉल्ट। ठीक है, लोग तो एक खास एक एवरेज बिहेवियर है जो कि लोगों का होता है, लेकिन दिस इज वेयर आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड इट हैज टू डू, यूजुअली इट हैज टू डू विद वंस पास्ट। ठीक है, उसकी अपनी जो अपब्रिंगिंग है वो कैसे हुई, सारा कुछ जो है, तो ये उस कैटेगरी में आता है। एंड मे बी सेकंड थिंग इज के मे बी जो हमारा, मैंने आपको कहा अगले से अगला लेक्चर है, मॉड्यूल है, वो सेल्फ एस्टीम के ऊपर है। तो मे बी दैट्स वेरी रेलेवेंट कि यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली सेल्फ एस्टीम क्या है और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना कैसे, इसलिए कि जितना इंसान का सेल्फ एस्टीम हायर होता है, उतना ज्यादा वो, आप कह लें कि एक अच्छा लफ्ज शायद नहीं है, लेकिन वो बेनियाज होता जाता है लोगों की सोच से, खास तौर पे ना ये वो सोच जो कि मुझे नहीं अफेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये है कि आई नीड टू केयर अबाउट पीपल, कि मैं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं इन अ पॉजिटिव सेंस, कि मैं अगर उनको कुछ नुकसान पहुंचा रहा हूँ, वो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन इन अ पॉजिटिव सेंस कि आप बेनियाज हो जाएं इस बात से कि इफ पीपल आर बैक बाइटिंग, और इफ पीपल आर स्लैंडरिंग, और अगर कुछ भी हो रहा है तो आप उससे वो हो जाएं। तो मे बी इंशाल्लाह दैट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इफ दिस इज द केस। ठीक है, अगर हम उनके साथ एक लिमिटेड रिलेशन रखते हैं, एक लिमिटेड टाइम स्पेंड करते हैं, उससे ज़्यादा मतलब हम अवेलेबल नहीं हैं आउटर वर्ल्ड के लिए, तो ये बात सही नहीं है कि हम कैलकुलेटेड अमाउंट एक उनके साथ स्पेंड करते हैं ताकि हमारी खुद की इमोशनल मतलब वो भी मैं इमोशनली भी हम सेटिस्फाई रखें अपने आप को और बाहर लोगों को भी उतना टाइम दें जितना ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मतलब लिमिटेड कर दें, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हम ईज़िली अवेलेबल ना हो लोगों के साथ या बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट ना करें, तो ये आइसोलेशन की जो कंडीशन हो जाती है, ये क्या हम सेल्फ के लिए हार्मफुल है या मतलब इसमें हमें लर्न करने की ज़रूरत है कि ये सही नहीं है आइसोलेशन या लिमिटेड करना अपने आप को? जी, मैं ये कहूंगा कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप किसकी बात कर रही हैं ना। तो सो फॉर इंस्टेंस वो लोग जो कि आप पे डिपेंडेंट हैं, उनके साथ तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। सो विद योर चिल्ड्रन जी, जी, तो आप घर ये नहीं वालों के कर साथ सकती। नहीं, बाहर हाँ, नहीं आउटर लेकिन वर्ल्ड जैसे हाँ, घर वालों के हाँ, तो एग्जैक्टली आउटर वर्ल्ड के अंदर ऐसा करने में कोई मजायका नहीं है, बल्कि जनरली हम सबको ये करने की जरूरत है। तो मतलब हम आज सब जो है ना, हमारा जो जो हमारी पब्लिक लाइफ है वो हमारी प्राइवेट लाइफ से ज्यादा है।
बहुत से लोगों की पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ से ज्यादा है, और खास तौर पे मर्दों की, और अब ट्रेंड थोड़ा सा खवातीन का भी ऐसा होता जा रहा है. सो दे आर अवेलेबल फॉर मोर आवर्स, मोर वेकिंग आवर्स, जो जब वो जाग रहे होते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर अदर्स. दैट्स मे बी आउट ऑफ द 16 वेकअप आवर्स जो है ना 12 घंटे होते हैं, और 4 घंटे सिर्फ वो घर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, या इससे भी कम. और जब वो अवेलेबल भी होते हैं तो उन्होंने अपने आप को, तो मतलब मेरे ख्याल में ये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, इफ इट इज पीपल हु डोंट रियली हैव अ राइट ऑन योर टाइम. और वो बड़े कम लोग हैं ना जिनका एक राइट है आपके टाइम के ऊपर. जैसा मैंने कहा, बच्चे जी, बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। शौहर है, सोसाइटी पेरेंट्स का का कुछ राइट है, हाँ, लेकिन सोसाइटी का इन जनरल. तो अगर ऐसा है, इसमें कोई कोई वो नहीं है. बस आपने सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने वो जो मैंने बात की ना गमतुन नास वाली, तो आपके अंदर लुकिंग डाउन ऑन पीपल ना हो. आपके जहन में यही हो कि बस मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, या मेरे ऊपर इसका कुछ अच्छा असर नहीं होता, मेरी इससे बाद में इबादत खराब हो जाती है, मेरी सोच डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करी. लेकिन जी, जनरली आपकी बिल्कुल, बात बहुत बिल्कुल। अच्छी यही है. अपना We are टाइम all मैनेज करने spending के too लिए much कि अपना time. टाइम हाँ, जी, जी. जी। तो लेकिन लोगों को हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं या हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ कुछ और है कि हम अपने घर को या अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देना चाह रहे हैं, तो हम इसलिए आपसे लिमिटेड करें। तो एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है कि हम उनको हर एक को बताएँ पकड़-पकड़ के इंडिविजुअली, असल में ना क्योंकि अगर हम आप थोड़ा नेचुरली तो ये काम करेंगी ना, तो और लोगों को नजर भी आएगा कि अब आप कुछ और चीजों में मसरूफ हो गई हैं, और नेचुरली होगा, तो लोगों को आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. लोगों को खुद समझ में आ जाएगी. ठीक है, और जब आप मतलब मतलब आपने लोग इसी-सी कोशिश कर, बातों का इश्यू बना लेते हैं ना कि आप रिप्लाई नहीं करती हैं या आपने कॉल नहीं रिसीव की या आप आई नहीं उस दिन। मतलब इतनी छोटी-छोटी बातों को लोग ना इतना ज़्यादा माइंड कर जाते हैं और फिर आपसे क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं कि आप तो उस दिन तीन अवेलेबल नहीं थी। 3 दफा ऐसा होगा. बस 3 दफा के बाद जो है ना, लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, 3 दफा के बाद सारे समझ जाएंगे कि अच्छा, बस इनका तो जवाब आता ही नहीं है. तो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं. ठीक है, अगेन, ओके, ये जज़ाकल्लाह। हमने अपने आप पे बहुत ज्यादा व्हाट्सएप को भी सवार किए हुए, और बाकी देर आर पीपल जिनके इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि अगर वो सबको जवाब देने बैठे तो उसके लिए उनको 24 घंटे चाहिए. तो इसका क्या मतलब है कि वो बंदा अब खाए भी नहीं, सोए भी नहीं, नमाज भी ना पढ़े, और अपने किसी को, तो मतलब ये हमने अपने आप पे खुद से वाजिब किया है. आप बिल्कुल सही कर रही हैं, बिल्कुल सही कर रही हैं, और इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम. और जब आप बात करें तो बस उस वक्त एक्सक्यूज कर दें और बता दें कि हाँ, वो असल में इतने में मैं हैरान हूँ आप लोग कैसे टाइम निकाल पाते हैं. आप उल्टा उनको ये कहेंगे मैं तो हैरान हूँ आप लोग कैसे टाइम पर निकाल पाते हैं, मुझसे तो मैनेज नहीं होता, मुझे भी टिप्स दें कि मैं कैसे जो है ना इस सारी चीजों को. और फिर आप बताना शुरू करें कि आप क्या क्या कर रही हैं, खासतौर पर जो नई चीजें शुरू की. लेट से आपने बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी शुरू की है, शाम के 2 घंटे आप पार्क में होती हैं, तो उन्हें बताएं मैं तो 4 से 6 बजे तक तो मैं पार्क में होती हूँ, तो मैं तो बिल्कुल, फिर घर आती हूँ तो फिर मुझे ये करना होता है, ये करना होता है. 3 दफा से ज्यादा आपसे कोई नहीं शिकायत करे. मतलब 3 दफा आपको ऐसा करना है कि आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएंगी. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी. जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत शुक्रिया। जी, माहम जुल्फिकार का सवाल है. वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम. अ, मैंने एक तो सवाल यही पूछना था जो आपने पहले भी जवाब दिया है कि बाउंड्रीज सेट करने वाला, कि हमने कहाँ पे स्टेप अप करना है और उसका आपने कहा कि जवाब मिलेगा बाद में। लेकिन वो मैं बच्चों के साथ भी जानना चाहती हूँ, जैसे टॉडलर्स हैं, कि हमने कहाँ तक उनको एक सॉफ्ट स्पॉट देना है और कहाँ पे हमने उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होके कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। मैं जैसे समझ गया. बच्चे तो एक दूसरे से मारते हैं छोटे बच्चों को या इस तरह करके। ठीक है. अच्छा, और मेरा इस पे जरा सा जी, सॉरी. मॉड्यूल देंगे पिछले पिछले जो मॉड्यूल्स हैं मैंने अटेंड नहीं किए, तो मैं कह रही थी अगर उनका लिंक वगैरह कोई हो तो अवेलेबल। अच्छा, मैंने लिंक्स वैसे टाइम टू टाइम मैं शेयर करता रहता हूँ ग्रुप के अंदर, तो आप जी, उसके लिए आप ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर, तो यूट्यूब का जो हमारा चैनल है माइंड सीव्स के नाम से, आप गूगल में जाएं, यूट्यूब माइंड सीव्स लिखें तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा. तो उसके ऊपर जो है एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सारी वीडियोस जो हमारे सारे मॉड्यूल्स अभी तक के 4 मॉड्यूल्स वहाँ पे, 5वें का भी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आज वाले का भी वहाँ पे आ जाएगा लिंक, तो वो आपको मिल जाना चाहिए. मैं ग्रुप में फिर भी शेयर कर दूंगा. जो आपका सवाल था कि बाउंड्रीज बच्चों के साथ कहाँ पे जो है ना बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है, हाँ जी। स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के साथ, तो मेरी इस पे जरा सी ना और लोगों के मुकाबले में ओपिनियन डिफरेंट है. मैं आपको समझाता हूँ कि असल आर्ट पेरेंटिंग का, इस उम्र के टॉडलर्स के पेरेंट्स का असल आर्ट क्या है. असल आर्ट ये है कि आपने एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अवॉइड करनी है. सारा आर्ट ये है. हुँ, यानी आपका मेन, यानी ये आपका एटलीस्ट 80% फोकस होना चाहिए. सो फॉर इंस्टेंस, आपका जो है ना बच्चा मोबाइल उठा के जमीन पे मार देता है,
और एक सीन क्रिएट हो जाता है, ठीक है? और अब आप सोचते हैं कि मुझे इसको कुछ कहना चाहिए, मुझे इसको डाँटना चाहिए, मुझे इसको मारना चाहिए, क्या करना है, मुझे इसको डिसिप्लिन करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 80% पेरेंटिंग ये थी कि ये मोबाइल यहाँ पे मौजूद ना होता, कि ये इसके एक्सेस में होता और ये उसको उठा के ज़मीन पे मारता। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इसी तरीके से कोशिश आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, ऑलवेज़ पॉसिबल, मैं ये बात बिल्कुल समझता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे हो, ताकि वो इंस्टेंसेस जहां पे हमने अपने छोटे बच्चों को 7 साल से कम के बच्चों को डिसिप्लिन करना है ना, बार-बार सजा देनी है, ये ना करो, और उसके सेल्फ एस्टीम को कंटिन्यूअसली छोटी-छोटी ज़रबें लगानी है, वो हमें ना करना पड़े। बिकॉज़ बाय दैट अगर हम ये बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, एक खास लिमिट तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये सारा वक़्त हो रहा है और हर वक़्त हमारा एटीट्यूड यही बन गया, ये क्यों कर रहे हो? ये क्यों किया? कभी थप्पड़ भी लग रहा है, बार-बार डाँट उसको सुननी पड़ रही है, बाजू से पकड़ के खींच के इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, सजाएँ दे रहे हैं, मैं बात नहीं करूँगा तुमसे, तुम चुप हो जाओ। ये सारा अगर सीन चल रहा है, दैट्स वेरी अनहेल्दी, स्पेसिफिकली फॉर हिज़ और हर सेल्फ एस्टीम। और अगर उसका ये सेल्फ एस्टीम कंटिन्यूअसली, हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले से अगले उसके अंदर, ये अगर इस तरीके से हर्ट होता रहेगा, तो वो एक लो सेल्फ एस्टीम का बच्चा बन जाएगा और आगे चल के फिर उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। और ये एक विशियस साइकिल भी है, ये बिहेवियर भी बढ़ता चला जाएगा, ये कम नहीं होगा, उल्टा उल्टा बढ़ता चला जाएगा। तो जो असल टास्क है जिस पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो ये है कि उन सिचुएशंस को पहले से प्रीएम्प्ट करना है आपने, कि ये ना हो। तो अगर आपको पता है कि इन दोनों को इकट्ठा मैं बच्चों को बिठाऊंगी यहाँ पे और ये सीन क्रिएट होगा, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको इकट्ठा बैठने ही नहीं देना, ठीक है? आपने लॉजिस्टिकली, मैं इसको कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेट करना, लॉजिस्टिकली मैनेज करना। तो आपने सारी ये लॉजिस्टिक्स हैं जो आपने मैनेज करनी है, चीजें यहाँ ना पड़ी हो, जिस टाइम पे ये उठे उस टाइम पे मुझे ये काम ना करना पड़े, ताकि उस टाइम पे जो है ना इसको ये चीज मौका ना मिले खराब करने की, थिंग्स लाइक दैट। और फिर उसके बाद जो आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, जब बच्चा करता है तो फिर आपने जो है ना कुछ और टूल्स भी एक्सप्लोर करने हैं। जैसे आपने एक टूल एक्सप्लोर करना है कि आप बच्चे को फिर ये कहते हैं कि मैं तुमसे खफा हो गई हूँ, ठीक है? तो बस ये काफ़ी होना चाहिए, इट शुड वर्क। फिर अगर ये काम नहीं करता तो फिर और आगे आप बढ़ाते जाते हैं, फिर आप कोई पनिशमेंट सोचते हैं, फिर आप कोई रिवॉर्ड सोचते हैं। तो उस किस्म की डिस्कशन भी हम इंशाल्लाह अगले से अगले उसमें करेंगे। तो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। ठीक है फिर साहब। चलें, अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है तो इंशाल्लाह लेट अस कॉल इट द डे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर एवरीवन फॉर कमिंग। और अगेन हम इस दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने पेरेंट्स के लिए और हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। अस्सलाम वालेकुम।